बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं अरशद अजीज, आपका फिजिक्स टीचर। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मॉडर्न फिजिक्स को स्टेप स्कीम ऑफ स्टडीज के अकॉर्डिंगली। ये हमारे पास यूनिट नंबर 10 की सेकंड डिवीजन है। जी स्टूडेंट्स, इस डिवीजन में हम पढ़ेंगे डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड इट्स स्पेक्ट्रल लाइंस। सेकंड वन, हम इस रिलेशन पर फोकस करेंगे HF, that is the energy of the photon, that is equal to the E2 minus E1। E2 minus E1 का मतलब है ये उन दो एनर्जी स्टेट्स के दरमियान डिफरेंस होगा जहां से ये ट्रांजिशन टेक प्लेस हो रही है। नंबर थर्ड पर हम पढ़ेंगे प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज, और इसी टॉपिक में हम पढ़ेंगे द फीचर ऑफ एक्सरे ट्यूब। देखें, जो सबसे पहली पॉइंट जो हम पढ़ना चाह रहे हैं वो है जी हमारे पास स्पेक्ट्रा। स्पेक्ट्रा क्या है? वेल फेमिलियर वर्ड है, आप जूनियर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि जब भी व्हाइट लाइट को हम प्रिज्म के ऊपर फॉल करते हैं, बिकॉज प्रिज्म व्हाइट लाइट का स्पेक्ट्रोमीटर है, तो ये इसके कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में इसे क्या कर देता है? स्प्लिट अप कर देता है, डिस्पर्स कर देता है। 9th-10th चैप्टर में हमने पढ़ा कि यहाँ पर जो स्कैटरिंग होती है वो वेवलेंथ के साथ इनवर्स रिलेशन में होती है। दैट्स व्हाई लीस्ट स्कैटरिंग, लीस्ट डिस्पर्शन किस में आएगी? रेड में। और सबसे ज्यादा बेंडिंग लाइट कौन सी होगी? वायलेट। तो हम इसे बोलते आ रहे हैं कि ये हमारे पास स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट है। तो स्पेक्ट्रा क्या होता है? स्पेक्ट्रम क्या होता है? तो हमारे पास स्पेक्ट्रा क्या है? रीडिस्ट्रीब्यूशन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। लाजमी नहीं कि व्हाइट लाइट ही हो, इसमें कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हो सकती है। उसका रीडिस्ट्रीब्यूशन है किसके अकॉर्डिंगली? अकॉर्डिंग टू देयर वेवलेंथ और इंटेंसिटीज। अच्छा, जो हम इसमें ब्रांच ऑफ फिजिक्स को स्टडी कर रहे होते हैं, डेट इज द स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी की डेफिनेशन क्या है? स्पेक्ट्रोस्कोपी है ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद इन्वेस्टिगेशन ऑफ द वेवलेंथ एंड इंटेंसिटीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिटेड और अब्सॉर्ब्ड। याद रखिएगा, हमारे पास जो स्पेक्ट्रा है वो जनरल दो काइंड्स का होता है, एमिटेड स्पेक्ट्रा भी होता है और हमारे पास अब्सॉर्ब्ड स्पेक्ट्रा भी होता है। डिफरेंस क्या है इसके अंदर? देखिए, लेट्स सपोज हमारे पास किसी भी एटम को डिस्कस कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन अपनी लोअर एनर्जी स्टेट में है, एनर्जी स्टेट को मैंने P बोल दिया जनरलाइज करके। अगर हम इसकी सम हायर एनर्जी स्टेट लेट्स सपोज N में लेके जाना चाह रहे हैं तो आपको इसकी पंपिंग करनी पड़ेगी, मतलब आपको कुछ एनर्जी इसको सप्लाई करनी पड़ेगी। जनरली पंपिंग दो किस्म की होती है, या ऑप्टिकल या इलेक्ट्रॉनिक। ऑप्टिकल का मतलब है कि यहाँ पर हम कोई फोटोन इसके ऊपर इंसिडेंट करेंगे, इस फोटोन की एनर्जी एग्जैक्टली इस एनर्जी डिफरेंस के बराबर होनी चाहिए। ये फोटोन इलेक्ट्रॉन को एनर्जी इंपार्ट करेगा, दैट्स व्हाई इलेक्ट्रॉन एनर्जी ऑब्जॉर्व करके सम हायर एनर्जी स्टेट में जंप कर जाएगा, दैट इज अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। आप ये काम इलेक्ट्रॉनिक पंपिंग से भी कर सकते थे। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज दे दें, एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन को हिट करेंगे और रिक्वायर्ड एनर्जी उसको ट्रांसफर करेंगे। याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक पंपिंग में काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी डिफरेंस से ज्यादा होनी चाहिए। तो डेट्स है, ये दो किस्म की पंपिंग है। इसमें इलेक्ट्रॉन अपनी लोअर एनर्जी स्टेट से जंप करके कहां पर आया? हाई एनर्जी स्टेट में। ये हमारे पास कौन सा स्पेक्ट्रा बनेगा? अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। ये भी पॉसिबल है कि एक इलेक्ट्रॉन अपनी एक्साइटेड स्टेट से, एक्साइटेड स्टेट टेम्परेरी स्टेट होती है ना, तो वहां से अपनी ग्राउंड स्टेट में जब जंप करेगा तो अब क्या होगा? अब यहां पर अब्जॉर्प्शन नहीं होगी, जितना एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द दीज टू एनर्जी स्टेट्स होगा उतना फोटोन ऑफ एनर्जी वो यहां से क्या करेगा? एमिट कर देगा। तो ये हमारे पास कौन सा स्पेक्ट्रा कहलाएगा? दैट इज द एमिशन स्पेक्ट्रा। जी, अब हम पढ़ना चाह रहे हैं टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रा को। देखिए, जनरली हमारे पास तीन टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रा होते हैं। नंबर वन इज डिस्क्रीट या लाइन स्पेक्ट्रा। डिस्क्रीट नाम से जाहिर है, शार्प स्पेक्ट्रल लाइन। दैट्स व्हाई इसकी एग्जांपल क्या होगी? दैट इज द एटॉमिक स्पेक्ट्रा। यही हमारा कॉन्सेप्ट मैटर है, अभी हम इसी के बारे में डिस्क्रिप्शन लेंगे। सेकंड काइंड है जी बैंड स्पेक्ट्रा। बैंड स्पेक्ट्रा की एग्जांपल क्या है? एमसीक्यूज के लिए याद रखिएगा, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा। नंबर थर्ड है कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा। कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा की एग्जांपल क्या है? ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रा। हम चैप्टर नंबर 19 में ये पढ़ा है कि ब्लैक बॉडी से ऑल पॉसिबल एनर्जीज एमिट भी हो सकती हैं और अब्सॉर्ब भी हो सकती हैं। तो दैट्स व्हाई ब्लैक बॉडी का जो स्पेक्ट्रा है वो किस रेंज में जाएगा? वो कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा बनता है। देखिए, हमारे पास किसी भी एटम से जो डिफरेंट लाइंस निकल रही होती हैं हम उसे स्पेक्ट्रल सीरीज कहते हैं। इस वक्त हम फोकस कर रहे हैं हाइड्रोजन एटम को।
अभी हम जितनी भी स्पेक्ट्रल लाइंस को डिस्कस करेंगे दैट आर एमिटेड ओनली फ्रॉम द हाइड्रोजन। अब यहां पर हमारे पास इस फॉर्मूलाज को या स्पेक्ट्रल लाइंस को जो जनरलाइजेशन कर रहा है वो रेडबर्ग है। उसने फॉर्मूला बनाया कि ये वाली वेवलेंथ जो है वो हाइड्रोजन एटम से एमिट या अब्जॉर्ब हो सकती है, इसके अलावा और कोई सीरीज ऑफ वेवलेंथ एमिट या अब्जॉर्ब नहीं हो सकती हाइड्रोजन एटम में। फार्मूला बना 1/λ दैट इज इक्वल टू द RH 1/p² माइनस 1/n²। इस फार्मूला पर फोकस कीजिएगा, इसके अकॉर्डिंगली कुछ क्वेश्चन पेपर में पूछे जा सकते हैं। अभी हम डिस्कस भी कर लेते हैं डिफरेंट क्वेश्चंस को। RH क्या है? दैट इज द रेडबर्ग कांस्टेंट। इसकी वैल्यूज क्या होती है? दैट इज 1.0974 10⁻⁻7 पर मीटर। यूनिट्स याद रखिएगा। इसी हमारे पास टॉपिक में आगे जाकर मेंशन भी किया गया कि RH एक्चुअली फिजिकली E0/hc के बराबर होता है। फिर E0 क्या है? E0 हमारे पास जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी है हाइड्रोजन एटम की, E0 हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन की ग्राउंड स्टेट एनर्जी है और H प्लैंक्स कांस्टेंट है, C इज द स्पीड ऑफ लाइट। आप इसके अकॉर्डिंगली भी ये बात याद रखिएगा, एमसीक्यूज हो सकता है। E0/hc जिसमें हमारे पास E0 को, H को और C को डिफाइन कर दिया जाए, एक्सप्लेन कर दिया जाए कि ये क्वांटिटीज हैं। आप बताएं इसके यूनिट्स क्या होंगे। तो आपको पता होना चाहिए इसके यूनिट सेम एज RH होंगे और हमारे पास यूनिट्स क्या निकल आएंगे? पर मीटर। तो क्विक रिस्पॉन्स मिलेगा, आप फौरी तौर पर इसकी डायमेंशन और इसके यूनिट्स को तय कर सकते हैं। हमारे पास अगली बात याद रखिएगा, जो P और N है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स होते हैं। एक कंडीशन है इस फॉर्मूला के लिए, P की वैल्यूज जो होगी वो लेस होगी एज कंपेयर टू द N। जो भी ट्रांजिशन आ रही है उसमें जो स्मॉलर क्वांटम नंबर होगा उसे हम P से और जो लार्जर क्वांटम नंबर होगा उसे हम N से रिप्रेजेंटेशन देते हैं। अब यहां से निकलने वाली डिफरेंट सीरीज को, डिफरेंट लाइंस को हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली सीरीज हमारे पास जो डिस्कशन कर रहे हैं वो लाइमन सीरीज है। लाइमन सीरीज के लिए याद रखने वाले पॉइंट्स हैं, P की वैल्यूज 1 ही होगी जबकि N 1 से लार्जर लिया जाएगा। 2, 3, 4 अप टू इंफिनिटी कोई भी वैल्यूज लगाई जा सकती है। तो लाइमन सीरीज का फॉर्मूला याद रखिएगा, 1/λ इज इक्वल टू द RH 1/1²। तो 1² 1 ही होता है माइनस 1/n²। तो डेट्स ये फॉर्मूला किसका हो गया? लाइमन सीरीज का। याद रखिएगा लाइमन सीरीज की रीजन क्या होता है? ये अल्ट्रावायलेट रीजन में फॉल कर रही होती है। नेक्स्ट हमारे पास है बामर सीरीज। बामर सीरीज में P की वैल्यूज क्या लगाई जाएगी? डेट इज 2, जबकि N क्या होगा? अब 2 से लार्जर लेना है, 3, 4, 5 अप टू इंफिनिटी कोई भी वैल्यूज ली जा सकती है। बामर सीरीज का फॉर्मूला 1/λ इज इक्वल टू द RH 1/2² माइनस 1/n² हो जाएगा। याद रखिएगा जो बामर सीरीज है वो विजिबल रीजन में लाई कर रही होती है। अच्छा जी, हमारे पास पेज नंबर 204 पर एक टेबल भी बना हुआ है जिसमें लाइमन, बामर और पेस्चन सीरीज की कुछ रेंजेस बताई गई। एटलीस्ट आपको बामर सीरीज की रेंज जरूर पता होनी चाहिए। विजिबल रीजन है ना, रेड से वायलेट, तो डेट्स ये इसकी रेंज लिखी हुई है 656 नैनोमीटर से लेकर 356 नैनोमीटर तक इसकी वेवलेंथ हो सकती है। दिस मीन्स दैट आपको बुकिश इंफॉर्मेशन एटलीस्ट याद होनी चाहिए। साइड इंफॉर्मेशन पर फोकस करना है। जो भी टेबल्स बने हुए हैं उनकी वैल्यूज को भी याद रखिएगा। ऐसे क्वेश्चंस भी पेपर में एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं। हमारे पास नेक्स्ट सीरीज है जी पेस्चन सीरीज। पेस्चन सीरीज में P 3 लगाया जाएगा जबकि N की वैल्यूज 3 से लार्जर होगी, डेट इज 4, 5, 6 अप टू इंफिनिटी कुछ भी लिया जा सकता है। फॉर्मूला हो गया 1/λ इज इक्वल टू द RH 1/3² माइनस 1/n²। याद रखने वाली बात है कि ये हमारे पास इंफ्रारेड रीजन में लाई कर रही होगी। ब्रैकेट सीरीज के लिए जो P होगा वो 4 होगा, N जो होगा वो 4 से लार्जर निकलेगा, डेट्स वाई 5 से लेकर इंफिनिटी तक कोई भी वैल्यूज ली जा सकती है। ब्रैकेट सीरीज का फॉर्मूला हो गया 1/λ दैट इज इक्वल टू द RH 1/4² माइनस 1/n²। इसकी रीजन भी क्या होगी? डेट इज इंफ्रारेड। नेक्स्ट है जी फ्रंट सीरीज। फ्रंट सीरीज में P क्या लगेगा? 5 लगेगा और N की वैल्यूज जो होगी वो 5 से लार्जर होगी, डेट इज 6, 7, 8 एंड अप टू सो ऑन इंफिनिटी। फॉर्मूला 1/λ इज RH 1/5² माइनस 1/n²। देखिए यहां से सिंपल से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे क्वेश्चन आ सकता है कि अगर जो ट्रांजिशन है वो टर्मिनेट हो रही है 4th एनर्जी स्टेट में, तो आप बताएं निकलने वाली सीरीज क्या होगी? टर्मिनेट हो रही है 4th एनर्जी स्टेट में,
तो ट्रांजिशंस किसी हाई एनर्जी लेवल से फोर्थ में आ रही है, तो 4p की वैल्यूज हो गई। p इज इक्वल टू 4 किस सीरीज के लिए? ब्रैकेट में। तो हमारे पास आंसर क्या निकल आएगा? ब्रैकेट सीरीज। आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जा सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द वैल्यू ऑफ n फॉर पेस्चन सीरीज? पेस्चन सीरीज के लिए n क्या नहीं हो सकता? तो हमें नजर आ रहा है पेस्चन सीरीज के लिए n की वैल्यूज 1 2 3 में से कुछ नहीं हो सकती। इसमें पेस्चन सीरीज में p3 था ना, तो जो n है वो 3 से लार्जर होगा। तो अब पेस्चन सीरीज में n जो होगा वो 4 5 6 अप टू इंफिनिटी, तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन 1 भी नहीं हो सकता, 2 भी नहीं हो सकता, 3 भी नहीं हो सकता। तो ऐसे सिंपल से क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, आए भी हुए एंटी टेस्ट में। तो डेट्स ये पॉइंट्स आपके ध्यान में रहने चाहिए, ये सारे एमसीक्यूज ही थे। अब इसमें एक और एस्पेक्ट्स को डिस्कस करते हैं। देखें, हमने ये बोला कि हमारे पास जो n की वैल्यूज है वो किसी भी सीरीज में, चाहे वो लाइमन है, पेस्चन है, बामर है, उसमें वो एक रेंज के साथ चल रही थी। n की वैल्यूज जो है वो p से तो लार्जर होगी, लेकिन अप टू इंफिनिटी चल रही होगी। इसका मतलब है हर सीरीज में एक वेवलेंथ नहीं निकल रही। तो इसमें हम अगर कहना चाह रहे हैं कि किसी भी सीरीज में मिनिमम वेवलेंथ कितनी निकल रही है, तो उसके लिए हम डिस्क्रिप्शन ले रहे हैं। देखिए, आप सबको पता है एनर्जी किसके बराबर होती है, डेट इज इक्वल टू द hf, आप इसे hc बाय लैम्डा भी कहते हैं। दिस मीन्स दैट एनर्जी और वेवलेंथ में कौन सा रिलेशन है? इनवर्स। अगर वेवलेंथ मिनिमम से मिनिमम होगी तो एनर्जी क्या हो जाएगी? मैक्सिमम से मैक्सिमम। ये आपका कीवर्ड हो गया। मैक्सिमम एनर्जी कब एमिट हो सकती है? जब सबसे बड़ा जंप आएगा। और सबसे बड़ा जंप किसी भी सीरीज में कब आ सकता है? जब इलेक्ट्रॉन इंफिनिटी स्टेट से अपनी ph स्टेट में आ रहा होगा। तो डेट्स ए इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। मिनिमम वेवलेंथ निकल रही है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाए n की वैल्यूज क्या होगी, तो डेट मस्ट बी टेकन एज इंफिनिटी। आपसे क्वेश्चन है जी बामर सीरीज की मिनिमम वेवलेंथ निकल रही है, आप n की वैल्यूज बता दें, तो इंफिनिटी। पेस्चन सीरीज में मिनिमम वेवलेंथ के लिए n की वैल्यूज क्या होगी? डेट आल्सो टेकन एज इंफिनिटी। तो ये सारी वैल्यूज आपने याद रखनी है एमसीक्यूज के लिए। अच्छा, क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है कि आप कैलकुलेट कर दे ब्रैकेट सीरीज की जो है मिनिमम वेवलेंथ होगी कितनी। ये एमसीक्यूज हो सकता है, मैं एमसीक्यूज डिस्कस कर रहा हूं। हमने ब्रैकेट सीरीज की मिनिमम वेवलेंथ बतानी है, क्या होगी। तो अगर मुझे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ लेनी है ब्रैकेट सीरीज की, या मिनिमम वेवलेंथ लेनी है, तो फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला में हमारे पास 1/λ था, 1/λ मिनिमम RH। P की वैल्यूज क्या थी ब्रैकेट के लिए? 4, तो हमने लिखा 1/16, 4 का स्क्वायर लेना था। और n की वैल्यूज हमने क्या लिख दी? इंफिनिटी। 1/∞ आप सबको पता है किसके बराबर होती है? डेट इज 0। तो डेट्स वाई 1/λ मिनिमम का फॉर्मूला क्या हो गया? डेट इज द RH, और इनसाइड मल्टीप्लाई हो रहा है 1/16। और अगर मुझे लैम्डा मिनिमम कैलकुलेट करना है, तो अब लैम्डा मिनिमम बेटा किसके बराबर आ जाएगा? इस साइड पर आप रेसिप्रोकल ले लीजिएगा, तो डेट इज टेकन एज द 16/RH। तो इस तरह से आप इसकी कैलकुलेशंस कर सकते हो। डेट्स वाई कभी आपसे लाइमन, पेस्चन, बामर, ब्रैकेट या किसी भी सीरीज की मिनिमम वेवलेंथ कैलकुलेट करने के लिए कहा जाए, तो ये आपके पास कैलकुलेशन है। शॉर्टकट में इसका एक फॉर्मूला याद रखिएगा, जो मिनिमम वेवलेंथ होती है किसी भी सीरीज की, डेट इज इक्वल टू द p² डिवाइडेड बाय RH। तो यहां से आप डायरेक्टली भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। p², देखिए ना, ब्रैकेट में p की वैल्यूज क्या थी? 4, तो 4 का स्क्वायर क्या होगा? 16, तो आंसर 16/RH है। डेट्स अगर आपसे कहा जाए लाइमन में निकलने वाली मिनिमम वेवलेंथ की वैल्यूज क्या होगी, तो लाइमन में देखिएगा p क्या है? 1, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1, तो 1/RH। तो डेट्स आप पांचों की पांचों सीरीज की मिनिमम वेवलेंथ आसानी से कैलकुलेट कर सकते। सिमिलरली मैक्सिमम वेवलेंथ क्या होगी? इसी रिलेशन के अकॉर्डिंगली अगर आप मैक्सिमम वेवलेंथ पर जाना चाह रहे हो, तो एनर्जी क्या हो जाएगी? मिनिमम से मिनिमम। एनर्जी कब मिनिमम से मिनिमम हो सकती है? जब जो जंप होगा इलेक्ट्रॉन का वो p लेवल से वेरी नेक्स्ट लेवल से आएगा, सबसे स्मॉलेस्ट जंप होगा। दिस मींस दैट, याद रखने वाला पॉइंट हो गया, n की वैल्यूज क्या होगी मैक्सिमम वेवलेंथ के लिए? डेट इज p+1। तो ये भी एमसीक्यूज आ सकते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए लाइमन सीरीज में मैक्सिमम वेवलेंथ निकली है, n की वैल्यूज क्या होगी? लाइमन में p क्या था? 1, तो n क्या हो जाएगा? 1+1 2। आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाता बामर सीरीज में मैक्सिमम वेवलेंथ निकली है, n की वैल्यूज क्या होगी? बामर में p क्या था? 2, तो n की वैल्यूज क्या हो जाएगी? 2+1 3। तो डेट्स ये बातें आपने एमसीक्यूज के लिए याद रखनी। अच्छा, क्वेश्चन भी आ सकते हैं आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आप लाइमन सीरीज में मैक्सिमम वेवलेंथ कैलकुलेट करते कितनी होगी?
लाइमन सीरीज की मैक्सिमम वेवलेंथ पर जाना है तो पहले तो फॉर्मूला लिख लीजिएगा ना, 1/λ। मैंने अभी सिंपल फॉर्मूला लिखा, डेट इज द RH। लाइमन में P क्या होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, -1/n²। अब आप कंडीशन लगा दें। कंडीशन क्या है, हम कैलकुलेट क्या करना चाह रहे हैं, मैक्सिमम वेवलेंथ। मैक्सिमम वेवलेंथ के लिए हमारे पास n की वैल्यूज क्या होती है, डेट इज द P+1। अब P था कितना, 1, तो n कितना हो जाएगा, 1 + 1, दिस वन इज द 2। तो डेट्स है, अब हमारे पास 1/λ, अब ये कोई भी लैम्डा नहीं है, ये लैम्डा मैक्सिमम होगा। दिस वन इज द RH, यहां पर 1/1 आ गया, और इधर मैंने n की जगह पर क्या लगाना है, 2, तो ये 1/4 हो जाएगा। एलसीएम कितना निकला जी, 4। डेट्स है, ये 4 - 1 हो जाएगा, तो ये 3RH/4 हो गया। तो जब आपको लैम्डा मैक्सिमम कैलकुलेट करना है तो दोनों साइड का रेसिप्रोकल ले लीजिएगा, डेट इज 4/3RH। तो ये आपके पास आंसर निकल आया। तो इस तरह से आप इसे कैलकुलेट करके आंसर दे सकते हैं। फार्मूला को जनरलाइज भी किया जा सकता है। याद रखिएगा, किसी भी सीरीज में मैक्सिमम वेवलेंथ लेने का फार्मूला होगा, डेट इज P × n² डिवाइडेड बाय P + n RH। देखिए लाइमन में फोकस कीजिएगा, P क्या था 1, n क्या है 2, तो 1 × 2 क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर क्या लेंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा 4। फिर 1 + 2 क्या आ गया 3 × RH। तो ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे तो आपके पास लैम्डा मैक्सिमम कैलकुलेट करना आसान भी हो जाएगा। कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं जी। हमारे पास एक एमसीक्यू है, फॉर बॉमर सीरीज कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ टू द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। अब देखें, एक तरीकेकार तो यही है, अगर आपको फॉर्मूलाज याद नहीं है तो आप पहले शॉर्टेस्ट वेवलेंथ की कैलकुलेशंस करेंगे, फिर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ की कैलकुलेशन करेंगे, फिर आप दोनों को डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने के बाद अपना आंसर लेंगे। अगर फॉर्मूलाज आते हैं तो बॉमर सीरीज के लिए λs किसके बराबर आ जाएगा, λs का फॉर्मूला हमने क्या लिखा हुआ है, शॉर्टेस्ट या मिनिमम P²/RH। बॉमर के लिए P की वैल्यूज होती कितनी है 2, तो इसका मतलब है आंसर क्या निकल आएगा 4/RH। लैम्डा लॉन्गेस्ट क्या होगा, लैम्डा लॉन्गेस्ट क्या होगा, P × n² डिवाइडेड बाय P + n RH। और लैम्डा लॉन्गेस्ट के लिए जो n की वैल्यूज होती है वो किसके बराबर होगी, वो P+1 के बराबर होगी। बॉमर में P 2 था, तो डेट से 2 + 1 कितना आ जाएगा 3। तो अब आप इसकी कैलकुलेशंस कर लीजिएगा, P 2 है, n 3 है, 2 × 3 कितने होते हैं 36, P + n 2 + 3 कितने होते हैं 5। तो ये आप डिवाइड कर देंगे अब इन दोनों को, तो आपके पास आंसर निकल आएगा। अब आपने करना क्या था, λs/λl कैलकुलेट करना था। λs की वैल्यूज क्या है 4/RH, λl की वैल्यूज क्या है 36/5RH। दिस मीन्स that can be written as 4/RH। ये 36 मल्टीप्लाई हुआ और ये 5RH का फैक्टर ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब आपको क्लियरली नजर आ रहा है कि ये RH का फैक्टर तो RH के फैक्टर से कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हुआ, 4 9 are 36। तो अब आंसर क्या निकल आया, दिस वन इज द 5/9। तो ये आपके पास आंसर होगा। तो आप इस तरह से इसकी कैलकुलेशंस कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, आपको फार्मूलाज पता होने चाहिए। आप फार्मूला से मैक्सिमम और मिनिमम वेवलेंथ की वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हैं, उनकी रेशियो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। एक और क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं जी। हमारे पास एक क्वेश्चन है, इफ एन इलेक्ट्रॉन कम टू n = 1। देखिए n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ना, तो डेट से उसने कहा कि वो n 1 में आया है, फ्रॉम n = 5। कहां से आया, अपनी हायर एनर्जी स्टेट, और उस हायर एनर्जी स्टेट का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है 5 है। देन मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस विल बी। आप मैक्सिमम कितनी ट्रांजिशन को ऑब्जर्व कर सकते हैं, आप कितनी मैक्सिमम स्पेक्ट्रल लाइंस को ऑब्जर्व कर सकते हैं, या ये इलेक्ट्रॉन कितनी मैक्सिमम स्पेक्ट्रल लाइंस को एमिट कर सकता है। बात एक ही है। देखें, अब हम अगर फिगर पर गौर करते हैं, ये हमारे पास एनर्जी स्टेट नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है एंड 5 है। इलेक्ट्रॉन कहां पर मौजूद था, अपनी 5th एनर्जी स्टेट में। उसने आना कहां पर है 1 में, तो 5 से डायरेक्टली जंप करके 1 में आ सकता है। ये तो वन ऑफ द पॉसिबिलिटी है ना, हमने ऑल पॉसिबिलिटीज डिस्कस करनी है। देखो यही कीवर्ड है। अगर क्वेश्चन पूछा जाता मिनिमम पॉसिबल ट्रांजिशंस क्या होंगी, तो डेट इज 1,
वो 5 से डायरेक्टली जंप करेगा 1 में, तो ये एक ही मिनिमम पॉसिबिलिटी है। अगर क्वेश्चन है मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज क्या है, तो अब आपने सारी पॉसिबिलिटीज डिस्कस करनी है। हमने कहा कि लेट्स सपोज वो 5 से डायरेक्टली जंप करके 1 में आ गया, ऐसा भी तो हो सकता था वो 5 से पहले जंप करता एनर्जी स्टेट नंबर 2 से, फिर 2 से 1 में आता। ऐसा भी तो पॉसिबल था कि वो 5 से 3 में आता, 3 से 2 में, और फिर 2 से 1 में आता। क्योंकि ये रिपीट हो चुकी तो इसलिए मैंने ये दोबारा मेंशन नहीं की। ये भी तो पॉसिबल था 5 से 4 में, और 4 से जंप करके डायरेक्टली कहां पर आ जाता 1 में। अब अगर वो 4 में आ गया है 5 से, तो ये पॉसिबल है कि वो 4 से जंप करके 2 में आ जाए। ये भी पॉसिबल है कि 4 से डायरेक्टली जंप करके 1 में आ जाता। तो दैट्स व्हाई ये ऑल पॉसिबिलिटीज डिस्कस हो गई। कितनी पॉसिबिलिटीज बन रही हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो अब इंटरेस्टिंग बात है कि अगर वो कहता है जी n1 में आया है फ्रॉम n इज इक्वल टू द 8, तो ये तो अच्छा खासा हमारे पास टाइम टेकिंग क्वेश्चन हो गया। तो इसका एक क्विक रिस्पांस पर फॉर्मूला याद रखते हैं। मैक्सिमम पॉसिबल ट्रांजिशन के लिए फॉर्मूला हमारे पास होता है n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2। देखें n क्या था 5 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 1, n माइनस 1 करना था ना, तो 5 माइनस 1 क्या हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 2। अगर हम इसे कैंसिल करते हैं तो ये 2 आ जाएगा, और 5 2 आर 10, तो आंसर भी वही निकल आया। तो डेट्स ये फॉर्मूला याद रखिएगा। तो इस वक्त हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सी है? अल्फा। एक पॉइंट और याद रखिएगा, देखिए याद रखिएगा अच्छी तरह से, ये फॉर्मूला की एक लिमिटेशन है। ये फॉर्मूला उस वक्त एप्लीकेबल होगा जब टर्मिनेशन एग्जैक्टली ग्राउंड स्टेट में हो रही होगी। अगर ऐसा ना होता, अगर आपसे कहा जाता जो 5 से 3 में जंप हुआ है, आप बताएं पॉसिबल ट्रांजिशंस कितनी हो। अब जो हमारे पास फॉर्मूला लगेगा वो होगा n माइनस पी फैक्टोरियल। लार्जर क्वांटम नंबर को n और स्मॉलेस्ट क्वांटम नंबर को p मानेंगे, तो डेट्स है 5 माइनस 3 फैक्टोरियल, और ये एडिटेटिव फैक्टोरियल होगा 2 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल कैसे लिया जाता है? तो 2 प्लस 2 से एक लेस करके वैल्यूज लिखिएगा 1, तो कितनी ट्रांजिशंस होंगी 3। लेट्स सपोज ये 3 फैक्टोरियल होता, तो इसे कैसे सॉल्व करते? 3 प्लस 2 प्लस 1। 4 फैक्टोरियल है, तो कैसे सॉल्व करेंगे? 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1। तो इस तरह से आप इसका फैक्टोरियल ले सकते हैं। ये फॉर्मूला उस वक्त एप्लीकेबल होगा जब टर्मिनेशन ग्राउंड स्टेट में नहीं हो रही। जनरली आमतौर पर हमारे पास जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो टर्मिनेशन ग्राउंड स्टेट वाले ही होते हैं। तो डेट्स है यही एक फॉर्मूला आमतौर पर हम यूज करते हैं, तो इसको अच्छी तरह से याद रखना होगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास बोहर एटॉमिक मॉडल, और ये हम हाइड्रोजन एटम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। किसने प्रेजेंट किया था? नील बोहर ने। कब? 1913 में। किस पर बेस कर रहा है? इसमें कुछ पॉइंट्स क्लासिकल फिजिक्स से और कुछ क्वांटम थ्योरी से लिए गए। तो डेट से जनरली हम उसे बोलते हैं कि ये सेमी क्लासिकल मॉडल है। इसका पोस्टुलेट नंबर 1 क्या है? देखिए न्यूक्लियस, इसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग कर रहे होंगे। कीवर्ड बोला इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग अराउंड द न्यूक्लियस विदाउट रेडिएटिंग, विदाउट रेडिएटिंग, ये कीवर्ड है। इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट करता हुआ रेडिएट नहीं करेगा। जबकि हम क्लासिकल फिजिक्स चैप्टर नंबर 16 में पढ़ा है कि चार्ज अगर एक्सेलेरेट कर गया तो वो रेडिएट करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को। सर्कल में मूव करते हुए चार्ज पार्टिकल का एक्सेलेरेशन 0 नहीं होता, तो ये एक्सेलेरेटेड चार्ज पार्टिकल है, तो डेट्स से इसे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड रेडिएट करनी चाहिए। तो डेट्स से अगली बात याद रखिएगा, दैट पोस्टुलेट इज एक्चुअली कॉन्ट्राडिक्ट विद द क्लासिकल फिजिक्स। ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है क्लासिकल फिजिक्स के साथ। तो ये बात भी आपने एमसीक्यूज के लिए याद रखनी। अब हम एक्चुअली क्वांटम थ्योरी पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल के साथ हम वेव एसोसिएट कर रहा है। तो अब यहां पर जो इसके साथ वेव एसोसिएट करेगी, एनर्जी स्टैंड स्टिल कर गई ना, तो वो स्टेशनरी वेव होगी। डेट से उसने इसका कीवर्ड बोला कि ये जो स्टेट्स होंगी ये डिस्क्रीट स्टेशनरी स्टेट्स बोली जाती है। स्टेशनरी स्टेट्स ऑफ एनर्जी बोली जाती है। बताने का मकसद है कि यहां पर एनर्जी रेडिएट नहीं कर रही, एनर्जी कांस्टेंट हो जाएगी। सेकंड पोस्टुलेट है कि हमारे पास परमिसिबल एनर्जी स्टेट्स कौन सी होंगी, कौन कौन सी एनर्जी स्टेट्स अवेलेबल होंगी। तो कहा गया जिसका एंगुलर मोमेंटम, आप इसे mvr भी लिख सकते हो, वो किसके बराबर होगा? h/2 पाई का सम इंटीजर मल्टीपल।
ये n क्या होगा, n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ये 1 से लेकर इंफिनिटी तक कोई भी वैल्यूज ली जा सकती है, तो ये n की वैल्यूज है, पॉसिबिलिटीज है। n क्या है, nth ऑर्बिटल नंबर, ये vn भी यही है और rn भी यही है। v फॉर द वेलोसिटी, और कौन सी वेलोसिटी, nth ऑर्बिटल नंबर की, r रेडियस है, कौन सा रेडियस, nth ऑर्बिट का। तो आप इसके अकॉर्डिंगली ये फार्मूला याद रखिएगा। देखो सिंपल से क्वेश्चंस हो सकते हैं। फर्स्ट ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, तो क्या होगा जी, L1 किसके बराबर आएगा, h/2 पाई के। अच्छा एक बात और याद रखिएगा, आप इसे सिंपल h कट भी तो बोल सकते हो। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में h/2 पाई की वैल्यूज को हमने क्या बोला हुआ है, h कट बोला हुआ है, तो डेट्स इसके अकॉर्डिंगली भी बात याद रखिएगा। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता था, सेकंड ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम जो है वो थर्ड ऑर्बिट के एंगुलर मोमेंटम के किस रेशियो से होगा, तो हमारे पास अब आंसर क्या निकल आएगा, 2/3, क्योंकि आपको नजर आ रहा है L और N में कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। तो ये सिंपल से कुछ MCQs पूछे जा सकते हैं। थर्ड पोस्टुलेट है, इलेक्ट्रॉन जब तक अपनी एनर्जी स्टेट में रहेगा उस वक्त तक उसकी एनर्जी रेडिएट नहीं कर रही, उसकी एनर्जी कांस्टेंट होती है। लेकिन अगर ट्रांजिशन आ जाए, ट्रांजिशन अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, दो किस्म की होती है, या तो वो लो एनर्जी स्टेट से हाई एनर्जी स्टेट में जंप करता है, ये एब्जॉर्प्शन है, या फिर वो हाई से लो में जंप करता है, ये एमिशन है। जब भी ट्रांजिशन टेक प्लेस होगी तो उसके साथ में कोई ना कोई चेंजेस इन्वॉल्व होगी। जैसे लेट्स सपोज अगर एक इलेक्ट्रॉन अपनी हाई एनर्जी स्टेट से लो एनर्जी स्टेट में जंप करता है, तो जितना एनर्जी डिफरेंस होगा इस दो एनर्जी स्टेट्स के दरमियान, उतनी एनर्जी का वो फोटोन एमिट कर रहा होगा। तो डेट्स इस फोटोन की एनर्जी कितनी होती है, डेट इज HF, डेट इज इक्वल टू द EN माइनस EP। EN माइनस EP क्या है, जो ट्रांजिशन आ रही है उस ट्रांजिशन की एनर्जी स्टेट्स का एनर्जी डिफरेंस, आप इसे डेल E भी लिख सकते थे। तो ये थर्ड पोस्टुलेट है। देखिए फर्स्ट पोस्टुलेट तो कॉन्ट्राडिक्ट है क्लासिकल फिजिक्स का। सेकंड पोस्टुलेट का प्रूफ क्या है, तो डी ब्रोगले हाइपोथेसिस के ऊपर हम सेकंड पोस्टुलेट का प्रूफ कर सकते हैं। ये एमसीक्यूज के लिए याद रखिएगा, सेकंड पोस्टुलेट का प्रूफ किस हाइपोथेसिस पर किया जा सकता है, डी ब्रोगले हाइपोथेसिस पर। थर्ड पोस्टुलेट का प्रूफ कहां पर अवेलेबल है, तो हमारे पास थर्ड पोस्टुलेट का प्रूफ जो है वो क्वांटम थ्योरी मैक्स प्लैंक ने दी थी ना, तो जो उसका जो रिसर्च पेपर था वहां पर ये बात ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी। तो डेट्स है सेकंड पोस्टुलेट डी ब्रोगले हाइपोथेसिस से प्रूफ किया जा सकता है। थर्ड पोस्टुलेट मैक्स प्लैंक की क्वांटम थ्योरी में अवेलेबल है, जबकि फर्स्ट पोस्टुलेट जो है वो कॉन्ट्राडिक्शन है क्लासिकल फिजिक्स की। अब चलते हैं जी हमारे पास कुछ क्वेश्चंस की साइड पर। जैसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, द डिफरेंस in angular momentum associated with the electron in the two successive, याद रखिएगा की वर्ड है successive orbits of the hydrogen atom is, कितना एंगुलर मोमेंटम का डिफरेंस होगा। देखो सक्सेसिव का मतलब है हमने L4 माइनस L3 करना होगा, या फिर आप ऐसे कह लें L5 माइनस L4 करना होगा। दो कंसेक्टिव एनर्जी ऑर्बिट्स के दरमियान हमने ये बात डिस्क्राइब करनी है। देखें इसी फॉर्मूला को यूज करते हैं। हमारे पास L5 क्या था, लेट्स सपोज L5 क्या है जी, डेट इज द 5h/2 पाई। L4 क्या है, डेट इज द 4h/2 पाई। मैंने दो सक्सेसिव ऑर्बिट्स को डिस्कस कर लिया। देखें अब मुझे अगर L5 माइनस L4 करना है तो अब होगा क्या, 5h/2 पाई माइनस 4h/2 पाई। तो h/2 पाई तो कॉमन निकला, इसका मतलब है ये h/2 पाई तो कॉमन निकल आया, तो माइनस किसने होना है, 5 माइनस 4 ने। तो आंसर क्या आ जाएगा, h/2 पाई। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सी होगी, h/2 पाई, डेट इज द चार्ली। मैंने पहले बोला इसे h कट भी कहा जा सकता है। अच्छा इसकी वैल्यूज भी लिखी जा सकती है। h कट की वैल्यूज क्या थी, 1.05 10⁻⁻³ जूल सेकंड। तो ऑल एस्पेक्ट्स के अकॉर्डिंगली ये बात एमसीक्यूज के लिए याद रखिएगा। एक और एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं जी। द डायग्राम शोज द एनर्जी लेवल्स for an electron which transition show emission of photon with most energy। देखें याद रखिएगा वर्ड क्या बोला है हमने, emission का वर्ड बोला है। emission कब होगी, जब इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी स्टेट से लो एनर्जी स्टेट में जंप करेगा। अब जरा ऑप्शंस को देखिएगा। ऑप्शन ए हाई एनर्जी स्टेट से लो एनर्जी स्टेट में आया तो ये emission है। ऑप्शन बी लो से हाई में गया तो ये तो अब्जॉर्प्शन हुई। सी हाई से लो में आया, ये भी एमिशन है। डी लो से हाई में जा रहा है तो ये अब्जॉर्प्शन है। इसका मतलब है ना हमने बी ऑप्शन को डिस्कस करना है ना हमने डी ऑप्शन को डिस्कस करना है।
ये भी एक एंटी टेस्ट में इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। देखें अपनी लॉजिक्स की बेस के ऊपर ना आप कोई सी दो ऑप्शंस को ब्लैंक करवा सकते हैं, बाकी दो ऑप्शंस के दरमियान टाई रहेगी और आप थोड़ा फोकस करेंगे, अपने आइडियाज अप्लाई करेंगे तो आंसर फिर भी मिल जाएगा। अब आपको नजर आ रहा है हमारे पास ऑप्शन ए भी इमिशन है, ऑप्शन सी भी इमिशन है। तो कब मोस्ट एनर्जी, लफ्ज़ है मोस्ट एनर्जी, तो मोस्ट एनर्जी कब मिलेगी? तो ऑब्वियसली जब वो अपनी ग्राउंड स्टेट में जंप कर रहा होगा, वहां पर सबसे मैक्सिमम एनर्जी इमिट हो सकती है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या हो गई? चार्ली। जी अब कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला हमारे पास जो रिजल्ट है वो क्वांटाइज रेडियाई का है। रिजल्ट्स याद रखिएगा, इक्वेशंस की शक्ल में भी आपसे बातें पूछी जा सकती हैं, इसके डिफरेंट मैथमेटिकल क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, उनको अभी वन बाय वन डिस्कस करते हैं। देखिए आर एन वेयर एन इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसके बराबर होगा? एन स्क्वायर इंटू द एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर के एम ई स्क्वायर। एन वंस अगेन वही प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, एच क्या है? दैट इज द प्लैंक्स कांस्टेंट, पाई एक कांस्टेंट नंबर है, के हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है, चैप्टर नंबर 12 में इसकी वैल्यूज पढ़ा है। एम इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड ई इज द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। अगर हम इसमें वैल्यूज अप्लाई करते हैं तो हमारे पास किसी भी ऑर्बिट का रेडियस डिफाइन हो सकता है। देखें अगर मैं लेट्स सपोज यहां पर 1 अप्लाई कर दूं तो R1 और ये 1 हो जाएगा, तो ये फैक्टर हमारे पास क्या कहलाएगा? R1 कहलाता है। तो ये फैक्टर हमारे पास है R1, हम इसे बोहर रेडियस भी बोलते हैं, क्योंकि एक्चुअली हम हाइड्रोजन एटम के बारे में डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं। तो हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन अपने पहले ऑर्बिट में होगा, तो डेट से हम इसे बोहर्स रेडियस का नाम भी बोलते हैं। मैं इसमें सारे कांस्टेंट वैल्यूज को अप्लाई कर दूं, ईच एंड एवरी वन इज कांस्टेंट, कुछ भी चीज वेरिएबल नहीं है, तो जो आंसर निकलेगा वो 0.053 नैनोमीटर होगा। आप इसके अलावा इसे 0.53 इंटू 10⁻⁻10 मीटर भी लिख सकते हो, और इसके अलावा हम इसे 5.3 इंटू 10⁻⁻11 मीटर भी लिख सकते हैं। ऑल पॉसिबिलिटीज इसलिए लिखती हैं कि अगर कभी एमसीक्यूज आए जाए तो हमें पता होना चाहिए कि जो हमारे पास R1 की न्यूमेरिकल वैल्यूज क्या होगी। अच्छा अगर मैं इसे R1 सपोज करता हूं तो हमारे पास अब रिलेशन बन गया Rn इज इक्वल टू द n स्क्वायर R1। दिस मीन्स दैट अगर पहला ऑर्बिट R1 है तो दूसरा ऑर्बिट क्या हो जाएगा? 4R1, तीसरा ऑर्बिट क्या हो जाएगा? 9R1, फोर्थ ऑर्बिट क्या हो जाएगा? 16R1 एंड सो ऑन। देखिए ऐसे क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन है कि फिफ्थ ऑर्बिट जो है वो हमारे पास फर्स्ट ऑर्बिट से कितने टाइम्स लार्जर होगा? तो 5 टाइम्स नहीं, 5 का स्क्वायर लेना पड़ेगा। तो 5 का स्क्वायर क्या होगा? 25। तो जो पांचवा ऑर्बिट है वो हमारे पास फर्स्ट ऑर्बिट से कितने टाइम लार्जर होगा? 25 टाइम्स, बिकॉज हमने कहा कि फिफ्थ ऑर्बिट। तो इसके लिए वैल्यूज क्या लिखेंगे? 5 का स्क्वायर दैट इज 25 इंटू द R1। सिमिलरली आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हमारे पास थर्ड ऑर्बिट की न्यूमेरिकल वैल्यूज क्या होगी? तो थर्ड ऑर्बिट R3 किसके बराबर आना चाहिए? 9R1 के। तो आप इसमें वैल्यूज लगा दें 9 और ये 0.053 है, 9 3 27, 9 5 45 और ये 49 हो गए। तो हमारे पास आंसर किसके बराबर आ जाएगा? 0.497 नैनोमीटर। तो इस तरह से क्वेश्चन आपसे ड्राइव हो सकते हैं, आपको ये क्वेश्चन कैलकुलेट करने आने चाहिए। आपसे रेशियो कैलकुलेट करवाई जा सकती है, कहा जा सकता है कि सेकंड ऑर्बिट का रेडियस डिवाइडेड बाय थर्ड ऑर्बिट का रेडियस क्या होगा? तो Rn स्क्वायर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ ना, तो सेकंड डिवाइडेड बाय थर्ड, तो 2/3 का स्क्वायर भी लेना होगा, तो आंसर क्या निकल आएगा? 4/9। तो ये सिंपल से क्वेश्चन आ सकते हैं। न्यूमेरिकल वैल्यूज याद रखिएगा, फॉर्मूला पर फोकस कीजिएगा, R1 की वैल्यूज याद रखिएगा, उसके अकॉर्डिंगली क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखिए हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है इसी में वो है जी वेलोसिटी। अगर आपको थोड़ा टॉपिक याद है तो हमने रेडियस के अंदर ही वेलोसिटी की वैल्यूज भी कैलकुलेट की थी, दैट इज 2 पाई के ई स्क्वायर ओवर NH। इस ब्रैकेट वाली क्वांटिटी को हम जनरली V1 बोलते हैं, बिकॉज अगर मैं N1 लगा दूं तो ये V1 की वैल्यूज निकल आएगी, तो दिस वन V1 ओवर N। तो V1 की वैल्यूज क्या है? 2 पाई के ई स्क्वायर ओवर H। अगर मैं सारी वैल्यूज लगा दूं तो ये आंसर निकलेगा 2.18 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकंड। तो डेट्स ये याद रखिएगा कि अगर इलेक्ट्रॉन अपने फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर है तो उसकी वेलोसिटी की वैल्यूज क्या होगी। एक पॉइंट और याद रखिएगा, ये जो वेलोसिटी है ना, ये स्पीड ऑफ लाइट का 1/137 पार्ट निकलती है। इन अदर वर्ड्स मैं ये कह रहा हूं कि स्पीड ऑफ लाइट जो है 137 टाइम्स द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट बोहर ऑर्बिट होगा। तो ये आपके पास इसकी वैल्यूज आ सकती है, इसके अकॉर्डिंगली आपने ये बातें याद रखनी है एमसीक्यूज के लिए। देखिए क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं कि आपसे क्वेश्चन हो जाए कि हमारे पास V2 ओवर V3 की रेशो क्या होगी।
तो V और N में कौन सा रिलेशन है? इनवर्स, तो डेट्स ये रेशियो क्या होगी? 3/2। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, हमने जितनी भी सीरीज डिस्कस की, जो भी हमने रेडियस या वेलोसिटी के फॉर्मूला या आगे जाकर जो हम एनर्जी के फॉर्मूलाज डिस्कस करना चाह रहे हैं, वो सारे के सारे हाइड्रोजन एटम के लिए हैं। देखिए ना, अगर मुझे रेडियस का ये फॉर्मूला किसी भी और एलिमेंट के लिए कन्वर्ट करना है तो करना क्या होगा? मुझे इसको एक्चुअली जो भी फॉर्मूला हमारे पास आ रहा होगा, इसे जी फॉर एटॉमिक नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो वो किसी भी एलिमेंट के लिए कन्वर्ट हो सकता है। लेकिन हमें फिलहाल सिर्फ फोकस करना है अकॉर्डिंग टू द सिलेबस हाइड्रोजन एटम के ऊपर ही। जी, नेक्स्ट हमारे पास है क्वांटाइज्ड एनर्जी। एनर्जी भी क्वांटाइज्ड होगी। एनर्जी का फॉर्मूला हमारी बुक में लिखा हुआ है, nth ऑर्बिट की एनर्जी क्या होगी? डेट इज -1/n² 2π² k² m × e⁴ डिवाइडेड बाय h²। अब अगर मैं इसे E0 कंसीडर कर लूं, E0 क्यों कहा, E1 क्यों नहीं कहा? अभी हम इसे डिस्कस कर लेते हैं। तो ये हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यूज निकल रही है सारी की सारी। याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इसका आंसर 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, जबकि जूल में 2.18 × 10⁻18 जूल निकलेगा। इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन अगर किसी भी एटम के अंदर मौजूद है तो जो इसकी एनर्जी स्टेट्स होगी उसे हम इस फॉर्मूला से तय कर सकते हैं। और हाइड्रोजन एटम के लिए इसकी फर्स्ट एनर्जी स्टेट -E0, सेकंड एनर्जी स्टेट -E0/4 होगी, बिकॉज आप n² से डिवाइड कर रहे होते हो, और थर्ड एनर्जी स्टेट -E0/9 होगी, और फोर्थ एनर्जी स्टेट -E0/16 होगी। ये हमने फॉर्मूला कैसे ड्राइव किया? हमने कहा जो En है ये -E0/n² होगा। एटलीस्ट ये फर्स्ट 4 एनर्जी स्टेट्स तो आपको जुबानी याद होनी चाहिए, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यूज देखें। फर्स्ट एनर्जी स्टेट की वैल्यूज क्या होगी? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E2 की वैल्यूज क्या होगी? -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E3 की वैल्यूज क्या होगी? आप 9 से डिवाइड करेंगे तो -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E4 की वैल्यूज क्या होगी? तो अब आप इसे 16 से डिवाइड करेंगे तो आंसर -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकलेगा। ये बातें अपने MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से जुबानी याद रखनी होगी। देखिए, हमारे पास ये लेट्स सपोज एक न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस के बाद पहली एनर्जी स्टेट जो होगी, ऑब्वियसली एक हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन है तो वो उसी में लाई कर रहा होगा, तो ये उसका ग्राउंड स्टेट कहलाएगा। ग्राउंड स्टेट एनर्जी बोली जाती है। इसके लिए n क्या लिखा जाएगा? 1 लिखा जाएगा। इसकी एनर्जी की वैल्यूज क्या होगी? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जी लेवल्स अप टू इन्फिनिटी तक लाई कर रहे होते हैं, तो डेट्स है इससे अगली जो एनर्जी स्टेट होगी उसे क्या बोलेंगे? डेट इज द फर्स्ट एक्साइटेड एनर्जी स्टेट। फर्स्ट एक्साइटेड, ग्राउंड के बाद अगर उसे आप कुछ एनर्जी देंगे तो वो एक्साइट होकर अपनी एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, तो दैट्स व्हाई दैट इज फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। इसका मतलब है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए n की वैल्यूज क्या लगी? 2। ये सिंपल से MCQs आ सकते हैं, इसमें गलती नहीं करनी। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए n की वैल्यूज क्या होगी, तो n 1 नहीं है। अगर एक्साइटेड का वर्ड आ गया तो दैट्स व्हाई आप इसमें एक प्लस कर देंगे। डेट से हमने ये डिस्क्रिमिनेशन करने के लिए हमने यहां पर वर्ड E0 लिखा था। अब ये हमारे पास N2 हो जाएगा। इसकी वैल्यूज क्या निकलेगी? -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेकंड एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड, N क्या हो जाएगा? 3। वैल्यूज क्या निकलेगी? -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। थर्ड एक्साइटेड स्टेट, N की वैल्यूज क्या होगी? 3 नहीं, 3 + 1 4। इसकी वैल्यूज क्या निकलेगी? -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो, सिंपल सा क्वेश्चन हो सकता है, आपसे क्वेश्चन हो जाए कि सेकंड एक्साइटेड स्टेट में एनर्जी की वैल्यूज क्या होगी, तो कंफ्यूज नहीं होना। सेकंड का मतलब -E0/4 नहीं है। सेकंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब है N3 होगा, तो -E0/9, तो आंसर -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिलेगा। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट देखिएगा। देखिए, हम अगले ऑर्बिट्स में जाते जा रहे हैं। पहले और सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी स्टेट का डिफरेंस कितना निकला? आपने इन दोनों का डिफरेंस लेना है, डेट इज 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप सेकंड से थर्ड में आ गए। अब सेकंड और थर्ड की एनर्जी स्टेट्स का डिफरेंस क्या निकला? आप इन दोनों का डिफरेंस लें तो ये 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीब वैल्यूज बनती है। थर्ड से फोर्थ एनर्जी स्टेट में आ गए तो अब इन दोनों का एनर्जी स्टेट का डिफरेंस कितना निकला? डेट इज 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस मीन्स दैट आप जैसे जैसे n की वैल्यूज को राइज करते जाएं, जैसे जैसे आप अगले क्वांटम नंबर्स में मूव करते जाएं, वैसे वैसे दो कंसेप्टिव एनर्जी स्टेट का जो एनर्जी डिफरेंस है वो डिक्रीज करता जा रहा होगा। ये भी MCQs के लिए पॉइंट आपने याद रखना है। देखें, फर्स्ट और सेकंड ऑर्बिट के दरमियान एनर्जी डिफरेंस कितना निकला था? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेकंड और थर्ड ऑर्बिट के दरमियान एनर्जी डिफरेंस कितना निकला था? 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। थर्ड एंड फोर्थ ऑर्बिट के दरमियान एनर्जी डिफरेंस कितना निकला था? जस्ट 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
तो सो और जैसे जैसे आप अगले ऑर्बिट में जाएंगे ये एनर्जी डिफरेंस क्या करता जाएगा, कम होता जाएगा। एक बात याद रखिएगा, देखें अब हम इसी के अकॉर्डिंगली कुछ क्वेश्चंस डिस्कस भी कर लेते हैं। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, अ स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स accelerated from rest through a potential difference of 12.75 electron volt is bombarded on a monatomic hydrogen gas in the emission spectrum one cannot observe। कौन सी सीरीज हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते? ऑप्शन अल्फा है लाइमन सीरीज, ऑप्शन बीटा है पेस्टन सीरीज, ऑप्शन चार्ली है बामर सीरीज, ऑप्शन डेल्टा है फंड सीरीज। तो एक्चुअली तो हमें यहाँ पर सबसे पहले तो इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या ऑर्बिटल नंबर ढूंढना पड़ेगा। आपको पता है ग्राउंड स्टेट में उसके पास एनर्जी कितनी होती है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितनी एनर्जी आपने उसको और इंपार्ट कर दी एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू, 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका मतलब है अब उसके पास अपनी एनर्जी कितनी हो जाएगी, क्या करना पड़ेगा, आपने 13.6 को 12.75 और इन दोनों वैल्यूज को क्या करना है, माइनस कर देना है। तो कितना आंसर आपके पास आ रहा है, डेट इज अ 0.85। माइनस की वैल्यूज लार्जर थी तो डेट से -0.85। इसका मतलब है अब इलेक्ट्रॉन इतनी एनर्जी को ऑब्जॉर्ब करके जंप कर चुका होगा, कहां पर जंप कर चुका होगा, N4 में। जब वो N4 में होगा तो ऑब्वियसली ये उसकी एक्साइटेड स्टेट है। एक्साइटेड स्टेट टेम्परेरी स्टेट होती है, कुछ देर के बाद वो अपनी ग्राउंड स्टेट में वापसी करेगा। अगर वापसी करता है तो पॉसिबल ट्रांजिशन तो सारी हो सकती है ना, फिर N4 से N3 में, N3 से N2 में, N2 से N1 में वापसी कर सकता है। देखिए ना हमारे पास N4 है तो लोएस्ट नंबर N4 हुआ, तो इसका मतलब हुआ कि हमारे पास पॉसिबिलिटी है कि यहां पर पेस्टन सीरीज निकल सकती है। जब 4 से जाकर 3 में जंप कर रहा होगा, थर्ड एनर्जी स्टेट में ट्रांजिशन टर्मिनेट होगी, तो हमने ऑलरेडी बोल दिया कि पेस्टन सीरीज निकलेंगी। अगर वो सेकंड एनर्जी स्टेट में पहले चला जाता है और फिर सेकंड से अगली फर्दर ट्रांजिशंस करता है तो ऑटोमेटिकली अब कौन सी सीरीज निकल सकती है, बामर सीरीज। और अगर वो डायरेक्टली 1 में चला जाता है तो अब कौन सी सीरीज निकलेंगी, डेट इज द लाइमन सीरीज। अब पॉसिबिलिटी कभी भी नहीं होगी फंड सीरीज के लिए। फंड सीरीज के लिए आपको पता है पी की वैल्यूज क्या होती है, 5। तो मिनिमम इसे किस एनर्जी लेवल में होना चाहिए था, 5th एनर्जी लेवल में, ताकि वो फंड सीरीज को फॉलो कर सके। तो इस तरह से हम अपनी बातों को कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट एक एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं जी। द एनर्जीज रिक्वायर्ड इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट to remove an electron from 3 lowest excited state of hydrogen atoms are। नीचे वैल्यूज दी गई हैं और ये सारी वैल्यूज इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दी गई हैं। लफ्ज 3 लोएस्ट एक्साइटेड स्टेट्स है। देखिए याद रखिएगा यहां पर अब हम ग्राउंड स्टेट की बात नहीं कर रहे, हम एक्साइटेड स्टेट्स की बात कर रहे हैं। तो ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकंड और थर्ड, तो ये हमारे पास लोएस्ट एक्साइटेड स्टेट्स होंगी। कैसे एनर्जी निकालेंगे, तो एक्चुअली जब आप इसे रिमूव करवाना है तो आप इसे लेकर कहां पर जा रहे हो, इन्फिनिटी पर। अब कितनी एनर्जी मिट होनी चाहिए, तो हम क्या कहते हैं, ई इन्फिनिटी माइनस ई ऑफ डेट वैल्यूज। लेट्स सपोज मैं यहां पर इसमें फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की बात कर रहा हूं, तो यहां पर मेरे पास जो 0 आ गया और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी कितनी थी, -3.4। तो अब कितनी एनर्जी निकलनी चाहिए, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब कितनी एनर्जी आपने इसे सप्लाई करनी होगी, रिक्वायर्ड एनर्जी कितनी होगी, डेट इज द 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस मींस दैट फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेकंड में होता तो कितनी एनर्जी देनी पड़ती, 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। थर्ड एक्साइटेड स्टेट में होता तो कितनी एनर्जी देनी पड़ती, 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या आ रही है, डेट इज डेल्टा। याद रखिएगा लफ्ज 3 लोएस्ट एक्साइटेड स्टेट था, 3 लोएस्ट स्टेट्स नहीं था। इसके अलावा कुछ और रिजल्ट्स को देखते हैं। देखिए हमारी बुक में एक काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिखा हुआ है फॉर द nth ऑर्बिट, दैट इज द ke²/2rn। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है -ke²/rn और टोटल एनर्जी का फॉर्मूला है -ke²/2rn। अब आप इनकी रेशियोज भी याद रखिएगा, रेशियोज के अकॉर्डिंगली क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आपको काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी की रेशियो पूछी जाए तो आपको नजर आ रहा है कि ये सेम वैल्यूज हैं, डिफरेंस सिर्फ माइनस का है, तो डेट से रेशियो क्या निकल आएगी, -1/1। आपसे टोटल एनर्जी ओवर पोटेंशियल एनर्जी की रेशियो पूछी जाए तो आंसर 1/2 हो जाएगा। आपसे पूछा जाए पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी की रेशियो क्या होगी, आप अगर इन दोनों क्वांटिटीज को डिवाइड कर रहे हो तो आपको क्लियरली नजर आ रहा है कि अब आंसर 2:1 होगा और आंसर के साथ माइनस का साइन भी लगेगा। देखो क्वेश्चन इस तरह से भी जनरलाइज किए जा सकते हैं। आपसे क्वेश्चन आ जाए
कि एक इलेक्ट्रॉन है किसी भी ऑर्बिट में, 5th में, 6th में, 7th में, हमें नहीं पता, बताया गया किसी एक ऑर्बिट में है और उसकी जो काइनेटिक एनर्जी वहां पर थी ना वो थी जी लेट्स सपोज 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब बता दें वहां पर टोटल एनर्जी कितनी होगी। तो क्या रेशियो है काइनेटिक और टोटल की? -1/1। इसका मतलब है उस इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है वही टोटल एनर्जी होगी, बस फर्क क्या होगा, साथ में माइनस का साइन लगा दीजिएगा। तो कोई नई कैलकुलेशंस नहीं करनी, तो अब उसकी टोटल एनर्जी क्या होगी, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सिमिलरली आपसे टोटल एनर्जी दे दी जाए तो आप पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हो, आपसे पोटेंशियल एनर्जी दे दी जाए तो आप इस फार्मूला से काइनेटिक एनर्जी को भी कैलकुलेट कर सकते हो। ऐसे क्वेश्चंस भी पेपर में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक इंपॉर्टेंट फिनोमेना याद रखिएगा आप, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन को अगले क्वांटम नंबर में लेकर जाते जाएंगे ना, n की वैल्यूज बढ़ती जा रही है, n1 से n2 हो गया, n2 से n3 हो गया, n3 से n4 हो गया, तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यूज क्या करनी चाहिए, वो कम हो रही होगी। आप Rn से डिवाइड कर रहे हैं ना, हर अगले ऑर्बिट का रेडियस बड़ा होता जाएगा, तो डेट से आप जब डिनोमिनेटर को बढ़ाएंगे तो आंसर रिड्यूस होता जाएगा। रेडियस भी क्या हो रहा होगा, कम हो रहा होगा। काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है तो वेलोसिटी भी क्या हो रही होगी, कम हो रही होगी। आयोनाइजेशन एनर्जी पर क्या फर्क पड़ेगा? देखिए ना, अभी हमने लास्ट बोर्ड पर एक क्वेश्चन डिस्कस किया, उसमें हमने आयोनाइजेशन एनर्जी ही एक्चुअली डिस्क्राइब की थी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी पर क्या फर्क पड़ेगा? पहले ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन है तो उसे कितनी आयोनाइजेशन एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, डेट इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और अगर सेकंड में है तो 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अगर थर्ड में है तो 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब है जैसे जैसे ऑर्बिटल नंबर बढ़ता जा रहा है आयोनाइजेशन एनर्जी भी क्या करती जा रही है, कम ही हो रही है। ऑर्बिटल नंबर बढ़ रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ेगी, टोटल एनर्जी भी बढ़ेगी, एंगुलर मोमेंटम भी बढ़ेगा। एंगुलर मोमेंटम तो NH/2 पाए था ना, तो डेट्स व्हाई n मल्टीप्लाइंग फैक्टर में चला गया, बढ़ गया। टोटल एनर्जी आपको नजर आ रहा है नेगेटिव के साइन की वजह से लेस नेगेटिव होती जाएगी, -13.6, -3.4। लेस नेगेटिव का मतलब क्या है, वैल्यूज क्या कर रही होंगी, लार्जर हो रही होंगी, तो टोटल एनर्जी बढ़ेगी। पोटेंशियल एनर्जी भी लेस नेगेटिव हो रही है, नेगेटिव का साइन है, तो डेट्स व्हाई ये भी लार्जर हो रही होगी। तो इन फैक्टर्स को याद रखिएगा, ये सिंपल सी इंफॉर्मेशन आपसे क्वेश्चन में पूछी जा सकती हैं। एक बात और याद रखिएगा, ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जीज होती है ना, वो स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है। ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन की कोई भी एनर्जी नहीं हो सकती। फर्स्ट ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन होगा उसकी एनर्जी खास वैल्यूज ही की होगी, सेकंड ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन की भी खास एनर्जी की वैल्यूज होगी। जबकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स कौन से होते हैं, दैट मे हैव एनी अमाउंट ऑफ एनर्जी। फ्री इलेक्ट्रॉन की एनर्जी स्पेसिफिक नहीं होती, ये कोई भी अमाउंट ऑफ एनर्जी को पोजेस कर सकते हैं। एक एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं जी हमारे पास। अकॉर्डिंग टू बोहर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, कौन सी ऑप्शन ठीक है? वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड, लीनियर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड, ऑल ऑफ दीज। तो कौन सी ऑप्शन ठीक है, अल्फा, बीटा, चार्ली या डेल्टा? तो हमने बात किसकी की है, बोहर मॉडल्स की। तो बोहर मॉडल के सेकंड पोस्टुलेट के अकॉर्डिंगली कौन सी चीज क्वांटाइज होगी, एंगुलर मोमेंटम। तो कौन सी ऑप्शन ठीक हो गई, दैट इज द चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी एक, इट इज नोन दैट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट to the ground state, the emitted photon will have। इलेक्ट्रॉन फर्स्ट एक्साइटेड से ग्राउंड स्टेट में जंप कर रहा है। फर्स्ट एक्साइटेड हाई एनर्जी स्टेट है, ग्राउंड उसे लो एनर्जी स्टेट है। कितना फोटोन की एनर्जी इमिट होगी? तो करना क्या होगा आपको, अब आपको एनर्जी डिफरेंस लेना है ना। किसका एनर्जी डिफरेंस लेना है? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का, दैट इज द E2। फर्स्ट एक्साइटेड है ना, तो यहां पर n की वैल्यूज 1 + 1 करके लगाई जाएगी, -E1। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी होती कितनी है, that is -3.4, और E1 की वैल्यूज क्या थी, -13.6। तो -3.4 + 13.6, तो कितनी वैल्यूज बनी, +10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कौन सी ऑप्शन हमारे पास ठीक हो जाएगी, डेट इज द बीटा। नेक्स्ट हमारे पास है जी इनर्शियल ट्रांजिशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे। अब हम टॉपिक पढ़ रहे हैं एक्सरेज के मतलब, और हमने इनर्शियल ट्रांजिशंस और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे का जो स्पेक्ट्रम होगा उसे डिस्क्राइब करना होगा। सबसे पहले तो हम इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। देखिए ध्यान में रखिएगा कि हमारे पास एक्सरेज को डिस्कवर किसने किया था, रोंटगन ने। डेट्स से हम इसे रोंटगन रेज भी कहते हैं। कब डिस्कवर किया था, 1895 में। एक्चुअली
जन को इसकी नेचर का पता नहीं लगा, डेट से उसने इसे अननोन नेचर एक्स से डिनोट कर दिया, बाद में पता लगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का स्पेक्ट्रम है, तो फिर हमने इसके अकॉर्डिंगली इसकी वैल्यूज को डिफाइन भी कर दिया वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड डिफरेंट टर्म्स के अंदर। देखिएगा हमारे पास इसकी जो वेवलेंथ है वो किस ऑर्डर में होगी, 10⁻⁻10 मीटर के ऑर्डर में होगी। एक्सरे फोटोन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, तो इसकी स्पीड क्या होगी, दैट इज एग्जैक्टली द स्पीड ऑफ लाइट। और ये हम किस में डिस्कस कर रहे हैं, वैक्यूम में या एयर में। देखिए अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को डिस्कस करते हैं तो रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड और ये विजिबल स्पेक्ट्रम है जिसमें रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वायलेट, अल्ट्रावायलेट, एक्सरेज एंड गामा रेज। आपको पता है ये सारा रीजन इनविजिबल रीजन है, ये रीजन भी इनविजिबल रीजन होगा जबकि ये विजिबल रीजन होता। आपको नजर आ रहा है कि जो एक्सरेज हैं वो अल्ट्रावायलेट और गामा रेज के दरमियान में लाई कर रहे हैं। अगर आप इस स्पेक्ट्रम में लेफ्ट से राइट की साइड पर चलते हैं तो एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, मोमेंटम, ये सारी चीजें क्या कर रही होती, इंक्रीज कर रही होती, जबकि वेवलेंथ क्या कर रही होती है, वो डिक्रीज कर रही होती है। कौन सी चीज सेम रहेगी, अभी मैंने बोला स्पीड, स्पीड सबके सब फोटॉन्स की सेम होगी। ये आपने स्पेक्ट्रम को इसके अकॉर्डिंगली याद भी रखना है। इसका मतलब है एक्सरे की एनर्जी अल्ट्रावायलेट से तो ज्यादा होगी, गामा रेज से कम होगी। एक्सरे की वेवलेंथ गामा रेज से निकलेगी लार्जर, जबकि अल्ट्रावायलेट से क्या होगी, वो कम होगी, क्योंकि वेवलेंथ इस ऑर्डर में चलते जाएं तो डिक्रीज हो रही होती है। सबसे लोएस्ट वेवलेंथ गामा रेज की होगी, फिर एक्सरेज, इससे बड़ी वेवलेंथ रखेंगे, इससे बड़ी वेवलेंथ किसकी होगी, यूवी रेज की। तो दैट्स व्हाई इसके अकॉर्डिंगली आपको ये फीचर्स भी याद होना चाहिए। देखें आपको एक और बात पता होनी चाहिए, एक्सरेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है ना, मॉडर्न फिजिक्स में हम पढ़ा है कि रेडिएशंस डुअल नेचर्स में होती हैं, तो यहाँ पर ये प्रूव भी हो चुका। जैसे अगर आप याद करके हैं फर्स्ट ईयर, तो हमने एक्सरेज की वेव नेचर कंफर्म की हुई है डायफ्रैक्शन ऑफ एक्सरेज बाय क्रिस्टल से। आप इसमें ये WH ब्रैग और WL ब्रैग ने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक्सरेज की जो वेव नेचर है वो किस फिजिस्ट ने कंफर्म की, या एक्सरेज की वेव नेचर में कौन सी प्रॉपर्टी स्टडी की गई, तो डायफ्रैक्शन। चैप्टर नंबर 19 सेकेंड ईयर में हम कंफर्म कर रहे हैं कि एक्सरेज जो है वो पार्टिकल नेचर में होते हैं, जिसमें हमारे पास जो एक्सपेरिमेंट है कॉम्पटन स्कैटरिंग। तो ये बात याद रखनी है कि किस एक्सपेरिमेंट में एक्सरे वेव नेचर के तौर पर बिहेव करता है, किस एक्सपेरिमेंट में एक्सरे पार्टिकल नेचर के तौर पर बिहेव कर रहा है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज जो है वो रिवर्स प्रोसेस होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। अब हम चल रहे हैं जी हमारे पास इनर्शियल ट्रांजिशन की साइड पर। देखिए इनर्शियल ट्रांजिशंस क्यों लेने चाह रहे हैं, ट्रांजिशंस हम ऑलरेडी इस पूरे चैप्टर में डिस्कस करते आ रहे हैं। अगर ट्रांजिशंस आएंगी, इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी स्टेट से लो एनर्जी स्टेट में जंप करेगा, तो जितना एनर्जी स्टेट के दरमियान डिफरेंस होगा उतनी एनर्जी का फोटोन एमिट कर देता है। अब हमें ये फोटोन ही है एक्सरेज एमिट करवाना है, तो एक्सरेज एमिट करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखें हमारे पास एक्चुअली लाइट एटम्स के अंदर ना स्मॉल एनर्जी डिफरेंस होता है बिटवीन द एनर्जी लेवल्स, दैट्स व्हाई ये एक्सरेज को एमिट नहीं कर सकते। जैसे अभी हमने हाइड्रोजन एटम को डिस्कस किया, मैक्सिमम एनर्जी कौन सी एमिट हुई थी, अल्ट्रावायलेट, लाइमन सीरीज में जाकर। तो अब हमें अगर एक्सरेज लेना है, क्योंकि एक्सरेज की एनर्जी अल्ट्रावायलेट से भी ज्यादा है, तो अगर हमें एक्सरेज एमिट करवाना है तो अब हमें क्या चाहिए होंगे, अभी हमें हैवी एटम्स या हैवी मेटल्स चाहिए होंगे लाइक टंगस्टन। वजह क्या है, क्योंकि अब इनके दरमियान जो एनर्जी डिफरेंस बनता है ना इन एनर्जी लेवल्स के दरमियान, दैट इज कंपेरेबल टू द एक्सरेज, तो दैट्स व्हाई यहां से हम एक्सरेज को एमिट करवा सकते हैं। हम इनिशियली क्यों बोल रहे हैं, देखिए अभी हाइड्रोजन एटम को हमने डिस्कस किया, सबसे बड़ी एनर्जी का फोटोन कब निकलेगा, जब हमने कहा लाइमन सीरीज होगी। लाइमन सीरीज में टर्मिनेशन कहां पर होती है, एनर्जी स्टेट नंबर 1 में। जितना क्लोजेस्ट टू द न्यूक्लियस आप टर्मिनेशन करवा रहे हैं ट्रांजिशंस की, उतना हाईएस्ट एनर्जी का फोटोन निकलता है। तो दैट्स व्हाई हमें इनिशियल ट्रांजिशंस चाहिए होगी किसकी, हैवी मेटल्स की। अब हैवी मेटल्स में होता क्या है, न्यूक्लियस है हैवी किसी भी मेटल्स का या एटम का, उसके आगे कोसेंट्रिक शेल्स होते हैं, जैसे K है, L है, M है और N है। ये सारे के सारे शेल जो हैं वो कोसेंट्रिक्स होते हैं। अब देखें हमने करना क्या है, किसी एक इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट करवाना है, और लाजमी तौर पर यह कौन सा इलेक्ट्रॉन होगा, इनर शेल वाला।
तो ऑटोमेटिकली इसे एनर्जी देंगे तो ये नॉकआउट होगा। एनर्जी देने का तरीकेकार क्या है? आप इसको कैसे एनर्जी दे सकते हो? आप इसे प्रोवाइड कर सकते हो हीट, और जब भी आप मेटल को हीट अप करेंगे तो आप इसे एनर्जी दे रहे होंगे। लेकिन क्या हीट इतनी बड़ी हम दे सकते हैं कि हम यहां पर एक्सरेज अमाउंट की एनर्जी इमिट कर सके? ऑब्वियसली ये पॉसिबल नहीं है। तो दैट्स व्हाई अब हमें क्या करना होगा, हमें इसको कोलिजन करवाना है किसी भी फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन से जो काफी बड़े पोटेंशियल डिफरेंस से आ रहा होगा, और दैट्स व्हाई जब पोटेंशियल डिफरेंस बहुत बड़ा होगा तो उसकी पेनिट्रेशन ज्यादा होती जाएगी। दैट्स व्हाई वो शील्डिंग इलेक्ट्रॉन से मूव करता हुआ, ज्यादा पेनिट्रेट करता हुआ जाकर के शेल के इलेक्ट्रॉन को हिट करेगा और उसे नॉकआउट करवा देगा। और जब ये नॉकआउट करेगा तो यहां पर जो ट्रांजिशंस टेक प्लेस करेंगी वो किस रेंज में चली जाएंगी? वो एक्सरेज रेंज में चली जाएंगी। अब इसको फर्दर डिस्कस करते हैं जी। अब हम डिस्कस कर रहे हैं प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज को। प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज के लिए जो ट्यूब हम यूज करते हैं उसे हम कॉलेज ट्यूब बोलते हैं। कॉलेज ट्यूब के कुछ फंक्शंस, कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स याद रखिएगा, एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं। हमारे पास ये हाई वैक्यूम ट्यूब है। इसमें होता क्या है कि हम लो वोल्टेज अप्लाई करते हैं फिलामेंट पर। ये फिलामेंट हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है बाय डायरेक्ट रिलेशन। इस हीटिंग इफेक्ट से हम हीटअप कर रहे हैं कैथोड को। कैथोड के लिए याद रखिएगा हैवी एलिमेंट होगा, हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा और लो वर्क फंक्शन होना चाहिए। इससे जो इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं वो थर्मियोनिक इमिशन की वजह से होंगे, क्योंकि जब भी आप इलेक्ट्रॉन इमिट करते हैं बाय हीटिंग सम मेटल सरफेस तो ये हमारे पास जो फिनोमिना होता है थर्मियोनिक इमिशन कहलाता है। ये इलेक्ट्रॉन जाकर टारगेट को हिट करेंगे। टारगेट की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है हमारे पास कि जो टारगेट होगा वो हैवी एलिमेंट होगा और हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा, जैसे हमने कहा टंगस्टन। अच्छा, और इनर्शियल ट्रांजिशन आने चाहिए, मतलब ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा पेनिट्रेट करना चाहिए जो बाहर से हम इलेक्ट्रॉन भेज रहे हैं। तो इसका मतलब हुआ कि अब इस टारगेट को हम एनोड भी बना देंगे ताकि इन दोनों के दरमियान जो है काइनेटिक एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बराबर आ जाए। कितना पोटेंशियल आप ज्यादा करते जाएंगे इस हाई वोल्टेज की वैल्यूज को, उतना बाहर से आने वाला इलेक्ट्रॉन ज्यादा पेनिट्रेट करेगा। दैट्स व्हाई ज्यादा पॉसिबिलिटीज होंगी इनर्शियल ट्रांजिशंस की। तो दैट से हम इस टारगेट को एनोड भी बोलते हैं। इसमें हाई वोल्टेज अप्लाई किया जाता है ताकि टारगेट को एनोड बनाया जा सके। इसे ट्यूब वोल्टेज भी कहते हैं और ये यूजुअली एसी रखा जाता है। इसकी वैल्यूज ऑर्डर ऑफ किलो वोल्ट्स में ली जाती है। एसी क्यों रखा जाता है जी? देखिए हमारे पास कंटिन्यूअसली बाहर से आने वाले इलेक्ट्रॉन जो जाकर टारगेट को हिट कर रहे हैं, दैट्स व्हाई कोलिजन की वजह से ये टारगेट मेल्ट हो सकता है। इसी वजह से हमने इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट रखा था। तो अब इससे एक और फीचर भी यूज कर रहे हैं। देखिए एसी के अंदर जब आप इस साइकिल में जाओगे तो वोल्टेज रिवर्स हो जाएगा। वोल्टेज रिवर्स होने का मतलब है अब टारगेट का पोटेंशियल जो पहले हमने एनोड के तौर पर यूज कर रहे थे चेंज करेगा, रिवर्स करेगा। दिस मींस दैट कुछ देर के लिए यहां पर कोलिजन रुक जाएगी या थोड़ी कम हो जाएगी। वजह क्या हुआ? पोटेंशियल चेंज हो गया। टारगेट नाउ बिहेव एज अ नेगेटिव एनोड। दैट्स इसे हम रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। इसमें अगला पॉइंट याद रखिएगा, हम इसे फर्दर टारगेट को ठंडा करने के लिए कूलिंग ऑयल भी यूज कर रहे होते हैं। ये करता क्या है? ये स्मोक्स अवे करता है हीट फ्रॉम द एक्सरेज ट्यूब। तो ये कुछ पार्ट्स थे हमारे पास प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज के जो हम ट्यूब यूज कर रहे होते हैं उसके लिए। तो दैट्स व्हाई आपने ये पार्ट्स याद भी रखने होंगे। इनमें से कुछ एमसीक्यूज पूछे भी जा सकते हैं। नेक्स्ट हम टाइप्स ऑफ एक्सरेज पर जा रहे हैं। जो सबसे पहला टाइप है एक्सरेज का उसे हम कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज बोलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज का प्रिंसिपल क्या है? दैट इज द इनर्शियल ट्रांजिशन। इनर्शियल ट्रांजिशन कैसे आएगी? लेट्स सपोज यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है के शेल में, हम इसे नॉकआउट करवाते हैं। नॉकआउट करवाने के लिए हम बाहर से एक हाईली एक्सीलरेटेड इलेक्ट्रॉन इसकी साइड पर भेजते हैं। ये इलेक्ट्रॉन जब इससे कोलाइड करेगा तो कोलाइड करके इसे नॉकआउट करेगा, वैकेंसी क्रिएट होगी के शेल में। दैट्स व्हाई अब इस वैकेंसी को फिल करने के लिए इससे हायर एनर्जी के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसमें जंप करेंगे और वहां से जो एक्सरेज निकलेंगे उसे हम कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे बोलेंगे। इसमें एक्सरेज जो निकलते हैं उसमें के सीरीज के एक्सरेज भी निकल सकते हैं। के सीरीज के एक्सरेज कब निकलेंगे? जब इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द के शेल इज नॉकआउट and its vacancy is filled by the electron of some higher shells। इसकी पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती है? लेट्स सपोज यहां पर वैकेंसी आ गई, L का एक इलेक्ट्रॉन इस वैकेंसी को फिल करने के लिए आएगा, तो यहां से जो एक्सरेज निकलेगा उसे हम बोलेंगे कि ये हमारे पास के अल्फा एक्सरेज है। अब के अल्फा एक्सरेज की एनर्जी किसके बराबर होगी? तो इसकी एनर्जी अगर हम लिखते हैं के अल्फा एक्सरेज की,
तो अभी हम पढ़ आए थर्ड पोस्टुलेट ऑफ बोर एटॉमिक मॉडल में कि यहाँ पर हमारे पास जितना एनर्जी डिफरेंस होगा बिटवीन द टू शेल्स, तो कितना एनर्जी डिफरेंस है EL माइनस EK। देखिए इक्वेशन लिखना मुश्किल नहीं है, K अल्फा, K जहां पर टर्मिनेशन हो रही है, अल्फा जितने शेल छोड़कर टर्मिनेशन होगी, अल्फा स्टैंड फॉर वेरी नेक्स्ट शेल से ये आकर ट्रांजिशन टर्मिनेट करेगी, तो डेट से हमने लिखा EL माइनस EK। पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती थी कि M का एक इलेक्ट्रॉन आकर इसे फिल करता, अब निकलने वाला जो फोटोन होगा उसे हम K बीटा एक्सरेज बोलेंगे। K बीटा की एनर्जी किसके बराबर होनी चाहिए, डेट इज द EK पर तो टर्मिनेशन हो रही है, कहां से इलेक्ट्रॉन जंप करेगा एक शेल के बाद, K के बाद अगला शेल क्या था L, इसमें से इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहा, बीटा आपको लीड कर रहा है, तो L के बजाय अगला इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट से है M से, तो M से इलेक्ट्रॉन आएगा, तो डेट्स है EM माइनस EK। तीसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि यहां पर K गैमा एक्सरेज निकले। K गैमा एक्सरेज कैसे मिट होगा, तो यहां से क्लियर है कि अब हम इसे क्या करेंगे EN माइनस EK करेंगे। तो ये आप इस तरह से इसकी इक्वेशंस लिख सकते हैं। आपसे ये इक्वेशन पूछी जा सकती है कि लेट्स सपोज जो हमारे पास ट्रांजिशन है वो आई है जी M से K की, तो आप बता दें कि अब कितनी एनर्जी का फोटोन निकल रहा होगा या एक्सरेज निकल रहा होगा, तो ये लिखनी इक्वेशंस अब आपके लिए मुश्किल नहीं रही। इसमें याद रखिएगा सबसे बड़ी एनर्जी किसकी होगी, ऑब्वियसली सबसे बड़ा जंप किस में आया था K गैमा में, तो K गैमा की। सबसे लीस्ट एनर्जी किसकी होगी, K अल्फा की। तो वेवलेंथ सबसे बड़ी किसकी होगी, एनर्जी और वेवलेंथ में इनवर्स रिलेशन होता है, तो डेट से K अल्फा की वेवलेंथ सबसे बड़ी होगी, जबकि K गैमा की वेवलेंथ सबसे लीस्ट वैल्यूज में निकलेगी। याद रखना है एनर्जी और फ्रीक्वेंसी में डायरेक्ट रिलेशन होता है ना, किसकी लार्जेस्ट होगी, तो किसकी लार्जेस्ट होगी K गैमा की। वेवलेंथ और इंटेंसिटी का मतलब है नंबर ऑफ एक्सरेज, किसके लार्जेस्ट होंगे, वो K अल्फा के होंगे। इंटेंसिटीज क्यों ज्यादा निकलेंगी, बिकॉज K शेल में अगर वैकेंसी है तो ज्यादा चांसेस है L शेल से इलेक्ट्रॉन आकर इसे क्या करेगा, फिल करेगा। सिमिलरली जैसे K सीरीज निकली है वैसे ही हमारे पास L सीरीज के भी एक्सरेज निकल सकते हैं। L सीरीज के एक्सरेज कैसे निकलेंगे, लेट्स सपोज L से एक इलेक्ट्रॉन आया, K शेल को फिल कर दिया, तो अब वैकेंसी कहां पर आ गई, L में। तो पॉसिबिलिटी है कि अब M से एक इलेक्ट्रॉन आए और इस वैकेंसी को फिल कर दे। अब निकलने वाला जो एक्सरेज होगा, जो फोटोन होगा, वो L सीरीज का होगा। तो अब देखें, अब जो फोटोन निकला उसे हमने बोला EL अल्फा, इसकी एनर्जी किसके बराबर होगी, तो किसके बराबर होनी चाहिए, L से अगला शेल क्या है M, EM माइनस EL के बराबर होनी चाहिए। पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती थी कि N शेल से इलेक्ट्रॉन आता और वो N शेल की वैकेंसी को फिल कर देता। अब निकलने वाला एक्सरे क्या कहलाता है, L बीटा एक्सरेज, इसकी एनर्जी किसके बराबर निकलनी चाहिए थी, डेट इज द EN माइनस द EL। तो डेट्स वाई अगर आप एक K शेल से नॉकआउट करते हैं तो वो सीरीज आगे फिर कंटिन्यू चलती जाएगी। अब अगली बात याद रखिएगा, जो कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज होते हैं इनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं, प्रॉपर्टीज का मतलब एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, ओनली डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द टारगेट मटेरियल। तो कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज की एनर्जी सिर्फ एक चीज पर डिपेंड करेगी, डेट इज द टारगेट मटेरियल। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट MCQs है, ये आपने याद रखना होगा। नेक्स्ट पॉइंट ध्यान में रखिएगा कि ये जो एक्सरेज होंगे इनका जो स्पेक्ट्रम बनेगा उसे हम डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम भी कहते हैं और इसे लाइन स्पेक्ट्रम भी बोला जाता है। जो सेकंड टाइप के एक्सरेज हैं उसे हम कॉन्टिन्यूअस एक्सरेज बोलते हैं, डेट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द ब्रेमस्ट्रोलिंग और ब्रेकिंग रेडिएशंस। वजह क्या है जी, अ फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन बम्बार्डेड द टारगेट। हमने ऐसे किया कि थोड़ से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स को बम्बार्ड किया था टारगेट के ऊपर, दे सडनली स्लो डाउन ऑन इम्पैक्ट। ये स्लो डाउन हो गए जब टारगेट को हिट करेंगे जाकर, तो स्लो डाउन होने की वजह से यहां पर डीएक्सेलेशन आएगा। और हम 16 चैप्टर से पढ़ते आ रहे हैं कि एक्सेलेटेड चार्ज पार्टिकल भी रेडिएशन को एमिट करते हैं और ये रेडिएशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती हैं। और जब आप इसे हाईली डीएक्सेलेट करेंगे तो ये जो रेडिएशन का स्पेक्ट्रम है ये एक्सरे रेंज में जा सकता है। These highly deaccelerating electrons emit radiation which lies in the X-ray region, और इसको हम कहते हैं क्या है, ये हमारे पास कॉन्टिन्यूअस एक्सरेज होंगे। अब देखिएगा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक इंपॉर्टेंट इसमें इक्वेशन है, वो याद रखनी है। इक्वेशन जनरलाइज नहीं है, इक्वेशन हम एक खास स्पेसिफिक कंडीशन के लिए लगा रहे हैं। इफ इनकमिंग इलेक्ट्रॉन लूजेस ऑल ऑफ इट्स एनर्जी इन इट्स फर्स्ट कोलिजन,
अगर वो अपने पहले कोलिजन पर सारी की सारी एनर्जी जाया कर दे तो ऑब्वियसली अब सारी की सारी एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन किस में कन्वर्ट हो जाएगी, एक्सरेज में। तो डेट्स है ये सबसे हाईएस्ट एनर्जी का एक्सरेज एमिट होगा। हाईएस्ट एनर्जी का कॉन्टिन्यूस एक्सरेज कब एमिट हो सकता है, जब इलेक्ट्रॉन अपनी सारी की सारी एनर्जी कहां पर लूज करेगा, पहले कोलिजन पर ही। इसकी फ्रीक्वेंसी भी सबसे हाईएस्ट होगी और ये किसके बराबर होगी, डेट इज द पोटेंशियल इनटू द चार्ज के बराबर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फीचर लिखा, डेट्स व्हाई हमारे पास एफ मैक्सिमम की वैल्यूज किसके बराबर आ जाएगी, डेट इज द पोटेंशियल इनटू द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय द प्लैंक्स कांस्टेंट। अगर मैं यहां पर लैम्डा की वैल्यूज लगा दूं तो आप इसे hc बाय लैम्डा लिख सकते हैं। अगर एफ मैक्सिमम है तो आपको नजर आ रहा है लैम्डा मिनिमम हो जाएगा, डेट इज इक्वल टू द पोटेंशियल इनटू द चार्ज। तो लैम्डा मिनिमम का हमारे पास रिजल्ट बन गया, लैम्डा मिनिमम इज इक्वल टू द hc ओवर पोटेंशियल इनटू द चार्ज। आपको नजर आ रहा है लैम्डा मिनिमम और पोटेंशियल में इनवर्स रिलेशन है। डेट से कभी आपसे क्वेश्चन आ जाए कि अगर हमने जो हाई वोल्टेज है, जो ट्यूब वोल्टेज है, उसे डबल कर दिया तो आप बता दें लैम्डा मिनिमम पर क्या फर्क पड़ेगा, वो हाफ हो जाएगी। सिमिलरली आपसे ये कैलकुलेशन भी हो सकती है। अगर आप थोड़ा फोकस कर रहे हैं तो आपको ये नजर आ रहा है ये तो कांस्टेंट है hc और e। अगर हम इसे ऑपरेट करते हैं तो इसका आंसर 1.24 इंटू 10⁻⁻6 आएगा। जो पोटेंशियल दिया गया होगा आप उसे डिवाइड कर दीजिएगा तो आपके पास ऑटोमेटिकली इसका रिजल्ट आ जाएगा। तो ये शॉर्टकट है, क्विक रिस्पॉन्स है, जल्दी जल्दी बातें याद रखकर आप इसके कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये जो एक्सरेज हैं जिन्हें हमने कॉन्टिन्यूस एक्सरेज बोला, कैन पोजेस एनी वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और एनर्जी। डिस्क्रीट नहीं होती, लाइन स्पेक्ट्रा नहीं बनता, तो इसमें बनने वाला स्पेक्ट्रम कौन सा होता है, कॉन्टिन्यूस। इसकी जो प्रॉपर्टीज होंगी वो डिपेंड करेंगी ट्यूब वोल्टेज के ऊपर। जैसे हमने कहा था प्रॉपर्टीज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे जो थी वो डिपेंड किस पर कर रही थी, वो डिपेंड कर रही थी टारगेट मटेरियल पर। इसकी प्रॉपर्टीज किस पर डिपेंड कर रही होंगी, ट्यूब वोल्टेज के ऊपर। देखिएगा जी आगे हमारे पास जो एक्सरे का स्पेक्ट्रम बनेगा उसका हम एक ग्राफ डिस्कस कर रहे हैं। देखिए हमारे पास ग्राफ जो है वो इंटेंसिटी और वेवलेंथ के दरमियान बना हुआ है। ये ग्राफ में आपको जो मिल रहा है वो सारी की सारी इंटेंसिटीज मिलती हैं। मतलब यहाँ पर सिर्फ हम कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज की इंटेंसिटी का ग्राफ नहीं ड्रॉ कर रहे होते, इसमें कॉन्टिन्यूस एक्सरेज का ग्राफ भी मिलता है आपको और इसमें इंटेंसिटीज ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज भी मिल रही होती है। हमने अभी बोला कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे का जो ग्राफ होगा वो शार्प स्पेक्ट्रल लाइंस की शक्ल में होगा, डिस्क्रीट होगा, लाइन होगा। तो डेट्स है यहाँ पर जो पीक्स बन रही हैं वो किसको रिप्रेजेंटेशन देती हैं, वो कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे को। जबकि ये ग्राफ जो लैम्डा मिनिमम से लेकर लैम्डा मैक्सिमम तक वेरी कर रहा होता है, ये किसको बता रहा होता है, ये कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम को बता रहा होता है। यहां पर आपको नजर आ रहा है कि के अल्फा की वेवलेंथ लार्जर है एज कंपेयर टू द के बीटा, बट द के अल्फा की इंटेंसिटी लार्जर है एज कंपेयर टू द के बीटा। के गामा की इंटेंसिटी इतनी कम होती है कि जनरली आमतौर पर हम उसे ग्राफ पर रिप्रेजेंट नहीं कर रहे होते। याद रखिएगा ये लैम्डा मिनिमम, लफ्ज बोल दिया जाए लैम्डा मिनिमम, तो ये लैम्डा मिनिमम कैरेक्टरिस्टिक्स या कॉन्टिन्यूस एक्सरेज में से किससे बिलोंग करेगा, तो ये कॉन्टिन्यूस एक्सरेज का होगा। लैम्डा मिनिमम का वर्ड लीड कर रहा है कि ये हमारे पास कॉन्टिन्यूस एक्सरेज की वेवलेंथ दी गई है। और जब वेवलेंथ मिनिमम से मिनिमम होगी एनर्जी मैक्सिमम से मैक्सिमम हो जाती है। डेट्स से ऐसे एक्सरेज ज्यादा दूर तक पेनिट्रेट कर सकते हैं, इस वजह से इसका नाम बोला जाता है ये हार्ड एक्सरेज होंगे। तो डेट्स से क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि जो हार्ड एक्सरेज हैं वो किस स्पेक्ट्रम से बिलोंग कर रहे होते हैं, तो वो कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम से बिलोंग कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है यूजेस ऑफ एक्सरेज। एक्सरेज का यूज क्या है, एक्सरेज का पहला यूज है टू लोकेट द फ्रैक्चर इन बोन्स एंड डिफेक्ट इन स्टील स्ट्रक्चर। कैसे ये काम करते हैं जी, याद रखिएगा एक इंपॉर्टेंट फिनोमिना है, एक्सरेज को जब हम फोटोग्राफिक प्लेट पर बम्बार्ड करते हैं तो ये जहां पर जाकर हिट करते हैं वहां पर ब्लैकेंड इफेक्ट दे देते हैं। अब याद रखिएगा कि जो ब्राइटनेस होती है ना फोटोग्राफिक प्लेट की या फोटोग्राफिक फिल्म की, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ एक्सरेज होगी। मतलब जितनी इंटेंसिटी ऑफ एक्सरेज कम जाकर हिट करेगी फोटोग्राफिक प्लेट पर, उतनी वहां पर ब्राइटनेस क्या होती जाएगी, ज्यादा। इन अदर वर्ड्स आप कह सकते हैं कि डार्कनिंग ऑफ द फिल्म इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ एक्सरेज। इसी फीचर की वजह से हम इसे फ्रैक्चर ऑफ बोन्स को या फिर डिफेक्ट इन स्टील्स को डिफाइन कर सकते हैं। इसी फीचर की वजह से हम फ्रैक्चर इन बोन और डिफेक्ट इन स्टील्स को डिटेक्ट कर सकते हैं। बोन्स जो है वो ज्यादा ऑब्जॉर्व करेंगी एक्सरेज को एज कंपेयर टू द फ्लैश। वजह यह है बोन्स हैवी एटम से मिलकर बनी होती हैं, उनकी डेंसिटी ज्यादा होती है, वो ज्यादा एक्सरेज अब्जॉर्ब कर लेंगी। दैट्स व्हाई बोन का जो शेडो बनेगा फोटोग्राफिक प्लेट पर वो लाइटर होगा एज कंपेयर टू द सराउंडिंग फ्लैश।
इसका सेकंड यूज है कैट स्कैनर। कैट एक एक्रोनाइम है, कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टोमोग्राफ। थिन फैन शेप बीम यूज होती है, ट्यूमर को डिटेक्ट करने के लिए यूज होता है। इतना एक्यूरेट मेथड है कि 0.1% तक अगर एबनॉर्मेलिटी हो, डेंसिटी डिफरेंस हो, तो उसे भी डिटेक्ट कर देता है। बायोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ एक्सरेज। एक्सरे एक्सपोजर्स कैन क्रिएट द जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज that can be used to destroy the selective cancer cells। एक्सरे की फाइनली फोकस बीम जब हम कैंसर सेल्स पर बम्बार्ड कर रहे होते हैं तो ये अपनी हाई एनर्जी की वजह से उसे क्या कर सकता है, डैमेज कर सकता है। बट एक ड्रॉबैक भी है, अगर ये हेल्दी टिश्यू पर बम्बार्ड होगी तो वहां पर कैंसर को कॉज भी कर सकता है। तो डेट्स व्हाई डेट आल्सो कैन कॉज द कैंसर एज वेल। अब हम कुछ एक्सरेज में से आने वाले एमसीक्यूज को डिस्कस कर लेते हैं। एमसीक्यूज है द इनवर्स प्रोसेस ऑफ एक्सरेज। ऑप्शन अल्फा है कॉम्पटन इफेक्ट, ऑप्शन बीटा है ब्लैक बॉडी रेडिएशंस, ऑप्शन चार्ली है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, ऑप्शन डेल्टा है पेयर प्रोडक्शन। देखिए एक्सरे में हुआ क्या, हमने किसी भी एक हैवी एटम के ऊपर इलेक्ट्रॉन को बम्बार्ड किया। ये इलेक्ट्रॉन जब आकर इसे हिट कर रहे थे तो यहां से फोटॉन्स निकल रहे थे, एक्सरेज निकल रहे थे। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में देखिएगा क्या हुआ, हमने क्या किया, अब यहां पर हमने फोटॉन्स को बम्बार्ड किया था किसी भी मेटल्स के ऊपर, किसी भी एलिमेंट्स के ऊपर, किसी भी एटम के ऊपर, तो यहां से क्या मिट हो रहा था, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे थे। तो नजर आया कि ये एक दूसरे के कौन से प्रोसेस हो गए, रिवर्स प्रोसेस हो गए। तो हमारे पास एक्सरे का प्रोडक्शन जो है वो किसका रिवर्स प्रोसेस है, डेट इज अ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। नेक्स्ट है जी द काइंड ऑफ एक्सरे which depends upon the nature of target material for their speed are। ऑप्शन अल्फा है कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे, ऑप्शन बीटा है कॉन्टिन्यूस एक्सरेज, ऑप्शन चार्ली है बोथ ए एंड बी, एंड ऑप्शन डेल्टा है नन ऑफ दीज। देखें जनरली यहां पर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, जैसे ही वर्ड लिखा जाता है ना द नेचर ऑफ टारगेट मटीरियल, फौरन से पहले स्टूडेंट का आंसर कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे होगा, क्योंकि हम बार बार पढ़ते आ रहे हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे किस पर डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ द टारगेट मटेरियल पर। कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे की एनर्जी, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, ये सारी की सारी चीजें टारगेट मटेरियल पर डिपेंड कर रही होती है। तो डेट्स व्हाई फौरन से पहले जो ऑप्शन होगी वो यही मिलेगी। लेकिन अब याद रखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा गया है, देयर स्पीड। हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में स्पीड में तो कोई फर्क आता ही नहीं है, तो डेट्स व्हाई स्पीड तो किसी चीज पर डिपेंड ही नहीं कर रही होती। स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन एयर तो कांस्टेंट फीचर है, तो डेट्स से अब करेक्ट ऑप्शन कौन सी होगी, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द पेनिट्रेटिंग पावर ऑफ एक्सरेज डज नॉट डिपेंड अपॉन। पेनिट्रेटिंग पावर, पेनिट्रेशन ऑब्वियसली ज्यादा एनर्जी वाला एक्सरे ज्यादा पेनिट्रेट करेगा, लेस एनर्जी वाला एक्सरेज लेस पेनिट्रेट करेगा। क्वेश्चन सिंपल है कि ये किस पर डिपेंड नहीं कर रही। ऑप्शन है पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ एक्सरे ट्यूब, तो पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ एक्सरे ट्यूब पर तो ये डिपेंड कर रही होगी। जितनी बड़ी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे उतनी बड़ी एनर्जी का एक्सरे हमें मिल रहा था। एनर्जी ऑफ एक्सरे, तो एनर्जी ऑफ एक्सरे पर भी डिपेंड करेगी। वेवलेंथ ऑफ एक्सरे अगर एनर्जी पर डिपेंड कर रही है तो ऑब्वियसली वेवलेंथ पर भी डिपेंड कर रही होगी। करंट इन फिलामेंट, तो ऑब्वियसली डेट इज ओवर करेक्ट ऑप्शन। करंट इन फिलामेंट पर पेनिट्रेशन ऑफ एक्सरे डिपेंड नहीं कर रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एक्सरेज हैव द लीस्ट वेवलेंथ आउट ऑफ द फॉलोइंग। हमारे पास कुछ चार ऑप्शंस दी गई हैं, आपने ये बताना है कि इनमें से सबसे लीस्ट वेवलेंथ किसकी होगी। लीस्ट वेवलेंथ इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा। अगर आप ये लीस्ट से लीस्ट वैल्यूज लेना चाह रहे हैं तो ये वैल्यूज क्या हो जाएगी, लार्जेस्ट से लार्जेस्ट। इन अदर वर्ड्स आपने मैक्सिमम एनर्जी डिस्क्रिप्शन में लेनी है। देखें के अल्फा, के बीटा, एल अल्फा, एल बीटा, अगर के और एल का कंपैरिजन होगा तो हमारे पास जो के सीरीज के निकलने वाली जो एक्सरेज की लीस्ट से लीस्ट एनर्जी जो है वो एल सीरीज से निकलने वाले एक्सरेज की हाईएस्ट से हाईएस्ट एनर्जी से भी लार्जेस्ट निकलेगी। दिस मीन्स दैट यहां पर हमारे पास अब हमने फोकस सिर्फ के ऊपर ही करना होगा। के अल्फा और के बीटा में ज्यादा बड़ी एनर्जी किसकी होगी, ऑटोमेटिकली के बीटा की। अगर एनर्जी के बीटा की लार्जर है तो वेवलेंथ किसकी कम निकलेगी, के बीटा की। तो हमारे पास इस वक्त जो ऑप्शन होगी वो के बीटा होगी, तो के बीटा इज ओवर करेक्ट ऑप्शन।
जी, अब हम कुछ पास्ट पेपर एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं ताकि हमें आइडिया हो कि इस चैप्टर में से कैसे क्वेश्चन पेपर में पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन है, द हार्डेस्ट फोटोन कमिंग आउट फ्रॉम द कॉलेज ट्यूब बिलोंग्स टू। जो हार्डेस्ट फोटोन है वो किससे बिलोंग करेगा? ऑप्शन अल्फा है कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे, ऑप्शन बीटा है कॉन्टिन्यूस एक्सरेज, ऑप्शन चार्ली है बोथ ए एंड बी, एंड ऑप्शन डेल्टा है नन ऑफ दीज। तो हम अच्छी तरह से पढ़ा है हार्डेस्ट फोटोन मतलब लैम्डा मिनिमम, और जो लैम्डा मिनिमम है वो बिलोंग कर रही थी कॉन्टिन्यूस एक्सरे से, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सी होगी? बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरेज हैज लार्जेस्ट इंटेंसिटी? किस एक्सरेज की इंटेंसिटीज लार्जेस्ट होगी? तो लार्जेस्ट इंटेंसिटीज किसके एक्सरे की होगी? तो लार्जेस्ट इंटेंसिटीज के लिए हम कहते हैं कि सबसे बड़ी इंटेंसिटी जो है वो के अल्फा से बिलोंग कर रही होती है, तो डेट्स है के अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयोनाइजेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू। आयोनाइजेशन बतानी है हाइड्रोजन एटम की कितनी होगी। आयोनाइजेशन का मतलब क्या है? हमें ई इंफिनिटी माइनस द ई ग्राउंड स्टेट लेनी है। ई इंफिनिटी 0 होगी, ग्राउंड स्टेट में माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थे, तो आंसर 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकल आएगा। तो कौन सी करेक्ट ऑप्शन होगी? दैट इज द अल्फा। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट्स द आउटपुट ऑफ एन एक्सरे ट्यूब? हमने एक्सरे ट्यूब की जो आउटपुट है वो बतानी है कि किस ग्राफ से बेस्ट रिप्रेजेंट की जा सकती है। इंटेंसिटी और वेवलेंथ के दरमियान ग्राफ बना हुआ है, तो इंटेंसिटी और वेवलेंथ का ग्राफ हमारी बुक में बना हुआ है, जिसमें हम कहते हैं कि लैम्डा मिनिमम से स्टार्ट लेंगे, फिर कुछ पीक्स आएंगी, पीक कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज को बता रही होंगी, तो उसके बाद वो लैम्डा मैक्सिमम तक ग्राफ कंटिन्यू करेगा। तो डेट्स है इस वक्त हमें नजर आ रही है द बेस्ट ऑप्शन इज द अल्फा। क्वेश्चन है जी, द कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम इन एक्सरेज इज फॉर्म्ड ड्यू टू। द कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम, हमारे पास पहली ऑप्शन है कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज, दूसरी ऑप्शन है कंटीन्यूअस एक्सरेज, तीसरी ऑप्शन है सॉफ्ट एक्सरेज, और फोर्थ ऑप्शन है हार्ड एक्सरेज। तो कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम जो है वो कंटीन्यूअस एक्सरेज का होगा, तो डेट्स है हमारे पास कंटीन्यूअस एक्सरेज से बनने वाला स्पेक्ट्रम कंटीन्यूअस होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे से बनने वाला स्पेक्ट्रम लाइन होता है, सॉफ्ट एंड हार्ड जो है वो एक्चुअली पेनिट्रेशन के अकॉर्डिंगली है। हार्ड एक्सरेज का मतलब होगा जो ज्यादा पेनिट्रेट करेंगे, सॉफ्ट एक्सरेज का मतलब होगा जो लीस्ट एनर्जी के होंगे, जिनकी पेनिट्रेशन कम से कम होगी। वेवलेंथ ऑफ गैमा रेज इज, गैमा रे की जो वेवलेंथ है उसका एक्सरे से कंपैरिजन किया गया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का स्पेक्ट्रम ध्यान में रखिएगा, तो हमें पता है कि गैमा रे की वेवलेंथ जो है वो लेस होती है एज कंपेयर टू द एक्सरेज। तो कौन सी ऑप्शन ठीक होगी? इक्वल टू एक्सरेज, लार्जर देन एक्सरेज, या शॉर्टर देन एक्सरेज? तो ऑटोमेटिकली कौन सी ऑप्शन ठीक होगी जी? शॉर्टर देन एक्सरेज। एक बात और भी याद रखिएगा, हमारे पास एक्सरेज और गैमा रेज में जो डिफरेंस है वो इनकी प्रोडक्शन का है। एक्सरेज कैसे प्रोड्यूस होते हैं? ड्यू टू द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस की वजह से प्रोड्यूस होने वाली हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होंगी। गैमा रेज कैसे प्रोड्यूस होते हैं? ड्यू टू द न्यूक्लियस ट्रांजिशन। आप इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में जो मर्जी कर लें, जितना मर्जी हैवी एलिमेंट ले आए, गैमा रेज एमिट नहीं हो सकती। गैमा रेज एमिट होने के लिए हमें न्यूक्लियस ट्रांजिशन चाहिए होगी। ये था जी आखिरी पॉइंट आज के लेक्चर का। इन तमाम पॉइंट्स को, तमाम फार्मूलाज को, तमाम कॉन्सेप्ट्स को अच्छी तरह से ध्यान में रखिएगा ताकि इनमें से आने वाले क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।